अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूरो एनाटॉमी में हम ब्रेन स्टेम तक पढ़ चुके थे। ठीक है बच्चों, जो सेरिबेलम है ना, इसको मैं एंड पे ओवरव्यू जरूर कर दूंगी, लेकिन ये बिल्कुल जो है हमारी जो न्यूरो फिजियोलॉजी है उसमें एक चैप्टर है, उसके साथ टोटली रिलेटेड है सेरिबेलम। अगर आप वहां से भी पढ़ लें तो कवर हो जाता है। आज हम सेरिब्रम को डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, सेरिब्रम में ये हमारे ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम। ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है और सेरिब्रम को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डाई इंसेफेलोन में और टील इंसेफेलोन में। ठीक है, जो डाई इंसेफेलोन है वो इनर कोर बनाता है, जबकि टील इंसेफेलोन आउटर कोर बनाता है, जिसे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। और वही हमारा आज का मेजर टॉपिक है। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की मैं आपके साथ लोब्स डिस्कस करूंगी, इसकी सर्फेसिस पढ़ेंगे और देन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर लेटरल वेंट्रिकल और बेसल न्यूक्लाई पढ़ना। ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो इनर कोर है इसके बारे में ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो डाई इंसेफेलोन जो इनर कोर बनाता है वो हमारे पास क्या फॉर्म करता है, थर्ड वेंट्रिकल और उसकी रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास थैलेमस आ जाता है। ये जो थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर होता है ना, इसके बिल्कुल लिटरली हमारे पास दोनों साइड्स पे पड़ा होता है थैलेमस। और आपको पता है थैलेमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं वो इसी थैलेमस से गुजर के जाते हैं ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और इसी से गुजर के नीचे आ रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। उसके बाद जो सब थैलेमस है वो इसी थैलेमस के इंफीरियरली लाई करता है। ठीक है, थैलेमस में और नीचे मिड ब्रेन के दरमियान। इस सब थैलेमस का स्ट्रक्चर वो कहता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। और सब थैलेमस में हमारे पास जो रेड न्यूक्लियस है या जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है या सब थैलेमिक न्यूक्लाई है ना, उनके जो फाइबर्स हैं या उनके एंड टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एपिथैलेमस से आपने याद रखना है ये दो न्यूक्लियस के साथ रिलेट करता है, एक तो हैबीन्यूलर न्यूक्लियस के साथ और दूसरा पीनियल ग्लैंड के साथ। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड है यानी इसमें हैबीन्यूलर ग्लैंड और हैबीन्यूलर न्यूक्लियस और पीनियल ग्लैंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हाइपोथैलेमस आ जाता है। हाइपोथैलेमस वैसे तो जो डाइंसेफेलोन है उसका एक छोटा सा ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो यही हमारे पास हम थर्ड वेंट्रिकल पढ़ रहे हैं, इसकी थोड़ा इंफीरियरली लेटरल वॉल पे हमारे पास हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करने में, स्पेशली हार्मोनल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में, हमारा होम्योस्टेसिस रेगुलेट करने में हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इस चीज पे आपको इतना ऐसा फोकस नहीं करना है, जनरल नॉलेज टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, जो हमारा मेजर टॉपिक है। सो बच्चों, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है ना, हमारे पास दो होती है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होती है और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होती है। ठीक है, इनके दरमियान में एक लॉन्गिट्यूडनल फीचर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फीचर प्रेजेंट है जिसने इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है, ये जो व्हाइट वाला आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया। इस लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फीचर में क्या चीजें होती हैं, इसमें सिकल शेप फोल्ड्स होते हैं ड्यूरा मैटर के, जिन्हें हम फ्लेक्स सेरिब्री कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ड्यूरा मैटर आपको पता है मेनिंजियल कवरिंग है, उसके फोल्ड्स हैं जिन्हें हम फ्लेक्स सेरिब्री कहते हैं। और उसके अलावा सेरिब्रल आर्टरीज जो हैं वो यहाँ से गुजर रही होंगी। ठीक हो गया। अब अगर आप इस लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फीचर के डीप देखेंगे ना, तो ये जो ड्यूरा मैटर का फोल्ड है ब्राउन में आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं कॉर्पस किलोजम। ठीक है, ये भी ड्यूरा मैटर का ही एक फोल्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस किलोजम। जो फ्लेक्स सेरिब्री है वो थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होगा, डेप्थ में हम जाएंगे तो ये कॉर्पस किलोजम पड़ा होगा। कॉर्पस किलोजम समझ लो एक खिड़की है, इस साइड पे हमारे पास राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इस साइड पे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ये कॉर्पस किलोजम में से फाइबर गुजर के इधर और यहाँ से फाइबर गुजर के इधर जाते हैं। कॉर्पस किलोजम का काम होता है लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है एक और हमारे पास फीचर प्रेजेंट होता है, एक और ड्यूरा मैटर की कवरिंग प्रेजेंट होती है जो इसके ऊपर होती है, या मतलब समझ लो इसके बीच में होती है। यहाँ पे नीचे हमारे पास सेरिबेलम होगा, तो ये सेरिबेलम को और इसको ये ड्यूरा मैटर की जो कवरिंग है वो सेपरेट कर रही होगी, और इसे हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबली, क्योंकि इसने सेरिबेलम के ऊपर ऐसे टेंट सा किया हुआ होता है और ये सेपरेट कर रही होती है सेरिबेलम को और सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को। सो यहाँ तक हमने कहा कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, उनके दरमियान एक लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फीचर प्रेजेंट है। उस फीचर में फ्लेक्स सेरिब्री जो ड्यूरा मैटर की कवरिंग है और सेरिब्रल आर्टरीज हैं। डीपली जो पड़ा हुआ है वो कॉर्पस किलोजम है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और इसको सेरिबेलम को सेपरेट करने के लिए ड्यूरा मैटर की जो कवरिंग है उसे हम कहते हैं टेंटोरियम सेरिबली। अब आगे जो चीज हमने एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर की डिवीजन की बात करें ना, तो इसमें मेन हमारे पास बच्चों 4 लोब्स होते हैं और मेन 3 सल्कस होते हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है बहुत सारी लाइनें वगैरह। तो हम सरफेस एरिया जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसको इंक्रीज करने के लिए इसमें बहुत सारे सल्काए एंड गायराए प्रेजेंट है। ये जो लाइंस है ना, इनको हम बोलते हैं सल्काए। ठीक है, और दो सल्काए के दरमियान वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं गायरस। ठीक है, तो बहुत सारे सल्काए और बहुत सारे गायराए आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 4 मेन लोब्स हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के और 3 मेन सल्काए हैं। कैसे, इस तरह जो है वो एक डायग्राम है, अभी मुझे इतनी अच्छी तो ड्रॉ नहीं करनी आती। बहरहाल ये हमारे पास होता है इंटीरियर पोर्शन और ये पोस्टीरियर आपको कैसे पता चलेगा, ये बच्चों होता है लेटरल सल्कस। ठीक है, लेटरल सल्कस जिस तरफ जा रहा होगा ना उसके पीछे सारा ये पोस्टीरियर पोर्शन है और आगे इंटीरियर है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो मेन सल्कस होता है दरमियान में यहाँ पे वो होता है हमारे पास सेंट्रल सल्कस। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस से आगे जितना लोब है ना इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, और सेंट्रल सल्कस के पीछे और ये जो हमारे पास लेटरल सल्कस है इसके ऊपर ये वाला जो सारा लोब है इसे हम कहते हैं पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं
कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास होती है पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है। लेकिन ये पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस ये लेटरल व्यू मैंने आपको दिखा रही हूँ, तो लेटरल व्यू में इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता। ये जो सल्काए है ये हमारे पास मीडियल व्यू में ज्यादा अच्छा विजिबल आता है। तो इस पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के नीचे, ठीक है, ये तो सारा पराइटल लोब है और इसके नीचे ये हमारे पास होगा ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। और ये जो लेटरल सल्कस है इसके नीचे सारे का सारा होगा टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो 4 लोब्स हैं हमारे पास, फ्रंटल लोब, पराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। और 3 मेन सल्कस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दिस इज द सेंट्रल सल्कस। ये हमारे पास जो लेटा हुआ है इसको हम लेटरल सल्कस कहते हैं, ठीक है, लेटा हुआ है, ठीक है। और ये जो है पीछे की तरफ है पोस्टीरियरली, दिस इज द पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये तो हमें वैसे भी जनरल नॉलेज से पता है, जैसे हमारी बोन्स भी होती हैं, फ्रंटल बोन, पराइटल बोन, ठीक है, स्कल में हमने पढ़ी हुई है। सो ये फ्रंटल लोब हो गया, पराइटल लोब हो गया, दिस इज द ऑक्सीपिटल लोब एंड दिस इज द टेम्पोरल लोब। अब इन लोब्स की फर्दर हम गायराए और सल्काए डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ी सी डिटेल इन सल्काए की दी हुई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इस सेंट्रल सर्कस की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो सेंट्रल सर्कस है इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेंट्रल सर्कस से आगे आपको पता है एंटीरियरली हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स रीजन होता है और पीछे क्या होता है, सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इसके आगे वाला जो ये जो गायरस होगा हमारे पास, इसमें वो कहता है मोटर सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसके जो पोस्टीरियर वाला रीजन है इसमें हमारे पास सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होंगे, यानी सेंसरी रीजन होगा। उसके बाद वो बात कर रहा है कि ये जो सेंट्रल सर्कस है ये इंटेंड कर रहा है सुपीरियोमीडियल सरफेस से और ये नीचे जा रहा है लेटरल सर्कस की तरफ। ये लेटरल सर्कस है ना, लेकिन ये और लेटरल सर्कस आपस में सेपरेट हुए हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एक नैरो फोल्ड की वजह से, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्ड है, मैं इसको ड्रॉ तो नहीं कर सकती, लेकिन उस फोल्ड की वजह से ये सेंट्रल एंड लेटरल सर्कस आपस में डिफरेंशिएट हुए हैं और ये अपनी लेंथ का वाहिद सर्कस है जो सुपीरियोमीडियल सरफेस पे इतनी ज्यादा मतलब लेंथ का प्रेजेंट है। उसके बाद लेटरल सर्कस की अगर बात करूं तो लेटरल सर्कस जो है वो हमारे पास लेटरल सरफेस से स्टार्ट होता है और इंफीरियरली और थोड़ा अपवर्ड जाता है, ठीक है। लेटरल सर्कस की आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें 3 हमारे पास रेमस होते हैं, ठीक है। इंटीरियरली ना जैसे ही ये स्टार्ट होता है बिल्कुल इमीडिएटली शुरू में, तो ये डिवाइड हो जाता है और इसके यहाँ पे 2 रेमस बन जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है इसका, ये होता है एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमस, ठीक है। और ये होता है हमारे पास असेंडिंग रेमस, या आप इसको एंटीरियर रेमस एंड असेंडिंग रेमस कहते हैं तो भी ओके है। और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है दिस इज द पोस्टीरियर रेमस। बस ये बात याद रखनी है कि इसमें 3 रेमाए होते हैं लेटरल सर्कस में, ठीक है। और लेटरल सर्कस के ऊपर वाला रीजन सारा पराइटल लोब है और लेटरल सर्कस के नीचे क्या है, टेम्पोरल लोब है। देन हमारे पास आता है पराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। बच्चों ये लेटरल सर्फेस पे इतना ज्यादा विजिबल नहीं है, मीडियल सर्फेस पे ये अच्छा विजिबल हो रहा होता है। अगर मैं आपको बुक की एक डायग्राम से दिखाऊं, मीडियल व्यू दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो सेंट्रल सर्कस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, बाकी आप सारी चीजों को फिलहाल इग्नोर कर दें। तो ये हमारे पास जो है वो सारे का सारा सेंट्रल सर्कस है, ये वाला, ठीक है। ये सेंट्रल सर्कस है और उसके बाद ये जो लेटा हुआ आपको नजर आ रहा है ये लेटरल सर्कस है, ठीक है। अब इस लेटरल सर्कस के शुरू में मैंने आपको बताया 2 हैं, इंटीरियर रेमस है और असेंडिंग रेमस है, और ये इसका पोस्टीरियर रेमस है और ये सेंट्रल सर्कस जो है वो नीचे को आ रहा है। और अगर यहाँ से हम पोस्टीरियर वाला देखें जिसको हम कह रहे हैं पराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, तो वो ये नजर आ रहा है लेकिन इतना ज्यादा विजिबल नहीं है लेटरल सरफेस पे। अगर हम मीडियल सरफेस पे देखना चाहेंगे तो जो पराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है कि वो हमारे पास स्टार्ट होता है मीडियल सरफेस से, थोड़ा डाउनवर्ड आता है, ठीक है। और हमारे पास एक और सर्कस होता है यहाँ पे कैल्कराइन सर्कस, उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। ये जो कैल्कराइन सर्कस है ना बच्चों, ये स्टार्ट यहाँ से होता है और पीछे को जाता है, ठीक है। ये कॉर्पस कैलोजम है, कॉर्पस कैलोजम के पोस्टीरियर बॉर्डर से कैल्कराइन सर्कस स्टार्ट होता है जो ऊपर की तरफ आर्च करता है और बैकवर्ड और पराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के साथ मिलके हमारे पास पीछे चला जाता है मीडियल बॉर्डर पर। कुछ ब्रेन्स में हमने देखा ये थोड़ा लिटरली भी जाता है। तो ये 4 सर्कस उसने हमारे साथ डिस्कस किए हैं, आपने भूलने नहीं है। सेंट्रल सर्कस है, इस सेंट्रल सर्कस के आगे हमारे पास मोटर रीजन है, इसके पीछे सेंसरी रीजन है, फिर हमारे पास लेटरल सर्कस है जिसके 3 रेमस हैं, इसके ऊपर सारी की सारी हमारे पास इस साइड पे देखेंगे तो ये हमारे पास पराइटल लोब है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रंटल लोब है और इसके नीचे टेम्पोरल लोब है। और इस पराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के नीचे ऑक्सीपिटल लोब है जो कि ज्यादा विजिबल है कहाँ पे, मीडियल सरफेस पे, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम इंडिविजुअल लोब पे जाते हैं। इंडिविजुअल लोब्स को आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन आपने ये याद रखना है कि हम इसकी सर्फेसेस कर रहे हैं, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की ना 3 सर्फेसेस हमने पढ़नी है। एक हमने पढ़नी है सुपीरियर लेटरल सरफेस, एक हमने पढ़नी है मीडियल सरफेस और एक हमने पढ़नी है इंफीरियर सरफेस। फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हैं बच्चों के जो हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ना वो इस तरह ट्राइगोनल टाइप होता है, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे, जिसमें हम सुपीरियर लेटरल सरफेस को एट अ टाइम पढ़ते हैं। फिर हमारे पास अंदर की साइड एक मीडियल सरफेस होती है और नीचे की तरफ जो है वो इंफीरियर सरफेस होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सुपीरियर लेटरल सरफेस। सुपीरियर लेटरल सरफेस में हमने 4 लोब्स पढ़ने हैं और उन 4 लोब्स में सबसे पहला लोब है हमारे पास फ्रंटल लोब, ठीक है। अगर मैं ऐसे बस रफ सा ड्रॉ करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्रंटल लोब है, ठीक है। फ्रंटल लोब को आपको पता है कौन डिफरेंशिएट करता है कि यहाँ दरमियान में हमने कहा एक सेंट्रल सर्कल फ्रंटल लोब, ठीक है। अगर मैं ऐसे बस रफ सा ड्रॉ करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्रंटल लोब है, ठीक है। फ्रंटल लोब को आपको पता है कौन डिफरेंशिएट करता है कि यहाँ दरमियान में हमने कहा एक सेंट्रल सर्कस है, उसके आगे वाला इंटीरियर वाला पोर्शन फ्रंटल लोब है, उसके पोस्टीरियरली सारे का सारा क्या है, पराइटल लोब है, ठीक है। अब फ्रंटल लोब में आपने याद रखना है
3 सल्कस हैं और 4 गायरस हैं, ठीक है। अब 3 सल्कस सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। इस सेंट्रल सल्कस से बिल्कुल आगे हमारे पास ड्रॉ होगा जो, उसको हम बोलेंगे प्री सेंट्रल, क्योंकि आगे की तरफ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्री सेंट्रल सल्कस। दिस इज द सेंट्रल सल्कस एंड ये होगा प्री सेंट्रल सल्कस। एक सल्कस हमने ड्रॉ कर लिया, 2 सल्कस आपने इसी फ्रंटल में आगे और ड्रॉ करने। एक हमने ड्रॉ करना है कि सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, क्योंकि फ्रंटल लोब है, एंड ये हमारे पास होगा इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, ठीक है। तो इनके नाम मुश्किल नहीं है, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और ये हमारे पास क्या हो गया जी, इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, ठीक हो गया। अब इन सल्कस के दरमियान वाले जो रीजन है, मैंने आपको कहा था उनको हम गायरस कहते हैं। सो 4 गायरस हमारे पास बन गए हैं, क्योंकि 4 पोर्शन बन गए, 1 2 3 4, ठीक है। सेंट्रल सल्कस एंड प्री सेंट्रल सल्कस के दरमियान का जो गायरस है, इसको हम बोलेंगे प्री सेंट्रल गायरस। इसे हम क्या बोलेंगे, प्री सेंट्रल गायरस, और यही हमारा मोटर कॉर्टेक्स एरिया बी बनेगा। ये जो सुपीरियर फ्रंटल सल्कस है, इसके ऊपर वाला रीजन होगा सुपीरियर फ्रंटल गायरस। ये जो इंफीरियर फ्रंटल सल्कस है, इसके नीचे होगा इंफीरियर फ्रंटल गायरस, और इनके दरमियान में होगा जी मिडल फ्रंटल गायरस। तो फ्रंटल लोब की जो सल्कस एंड गायरस है वो कंप्लीट हो गए हुए हैं। किस तरह से कि 3 हमारे पास मेन सल्कस है और 4 इनके गायरस हैं। अच्छा, अब फ्रंटल लोब के बाद हमारे पास आ जाती है पैराइटल लोब। हमें पता है कि ये जो हमारे पास सेंट्रल सल्कस है, इसके पीछे क्या है, पैराइटल लोब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके पैराइटल लोब ड्रॉ कर लेती हूँ। ऐसी ड्राइंग तो मेरी ऐसा कोई नहीं है। ये दरमियान में अगेन हमारे पास सेंट्रल सल्कस है, इसके आगे सारी की सारी फ्रंटल लोब है, और इसके पीछे क्या है, ये पैराइटल लोब है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है लेटरल सल्कस आ रहा होता है, और उसके ये ऊपर वाला रीजन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, 2 सल्कस एंड 3 गायरस ड्रॉ करने, ये याद रखना है। 2 सल्कस कौन से, इस सेंट्रल सल्कस के पीछे की तरफ जो ड्रॉ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्ट सेंट्रल सल्कस। इसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, पोस्ट सेंट्रल सल्कस। और ये दरमियान वाला ऑलरेडी क्या है, हमारा मेन सेंट्रल सल्कस, ठीक है। पोस्ट सेंट्रल सल्कस के बाद क्योंकि 2 ही सल्कस है, तो एक और सल्कस ड्रॉ होगा इस पैराइटल लोब के दरमियान में, जिसे हम बोलेंगे इंट्रा पैराइटल सल्कस। इसे हम क्या कह रहे हैं, इंट्रा पैराइटल सल्कस, ठीक है। अब बात आ जाती है गायरस की, जो इनके दरमियान 3 गायरस बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। ये जो गायरस है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट सेंट्रल गायरस, क्योंकि इसके आगे वाले को हमने क्या बोला था, प्री सेंट्रल गायरस, तो इसके पीछे क्या होगा, पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। इस पोस्ट सेंट्रल गायरस जो है, ये हमारे पास सोमैटोसेंसरी एरिया बनेगा सारे का सारा। अब ये जो इंट्रा पैराइटल सल्कस है, इसके ऊपर है हमारे पास सुपीरियर पैराइटल सल्कस, और इसके नीचे है इंफीरियर पैराइटल सल्कस। लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गायराए होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको कलेक्टिवली, सुपीरियर पैराइटल गायरस एंड इंफीरियर पैराइटल गायरस। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गायराए होते हैं, इसको कलेक्टिवली हम गायरस को लोब्यूल बोल देते हैं, ठीक है। सो आप इसको बोलते हैं सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल एंड इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। तो यहाँ तक कोई मुश्किल थी, सिर्फ 2 सल्कस ड्रॉ करने हैं, उसकी वजह से 3 गायरस बन जाने हैं। पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये गायरस था, ठीक है, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल एंड इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गायराए प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है टेम्पोरल लोब, ठीक है, जो सुपीरियर और फ्रंटल एंड पैराइटल लोब के थोड़ा इंफीरियरली पड़ा होगा। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो लेटरल सल्कस है, इसके नीचे सारे का सारा टेम्पोरल लोब होगा, ठीक है। टेम्पोरल लोब में भी आपने याद रखना है, इसमें 2 सल्कस हैं, 3 गायरस हैं। 2 सल्कस किस तरह से, इस टेम्पोरल लोब में आप ये एक सल्कस ड्रॉ करें, ठीक है, इसको आप बोलेंगे सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, और आप ये ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलेंगे इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। बच्चों, हर लोब के नाम पे ही ना सल्कस एंड गायरस के नाम है, ठीक है, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस एंड मिडिल टेम्पोरल सल्कस। सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस के ऊपर हो गया हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, यहाँ पे दरमियान में हो गया मिडिल टेम्पोरल गायरस, और नीचे हो गया इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। तो इस तरह हमारी जो लेटरल सरफेस है, उसके जो 3 मेन लोब्स है, उनके सल्काई एंड गायराए कंप्लीट हो गए। ऑक्सीपिटल लोब में वो कहता है ये प्राइटो ऑक्सीपिटल लोब के नीचे प्रेजेंट है ऑक्सीपिटल लोब, और इसमें ऐसा कोई भी गायराए और सल्काए हमें नहीं नजर आते। तो ये 3 मेन लोब्स थी जो लेटरल सरफेस पे है, इनके सल्काए एंड गायराइज है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आप देख लें, ये हमारे पास फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है। फ्रंटल लोब में 3 सल्कस हैं और 4 गायरस हैं, ठीक है, 3 सल्कस हैं और 4 गायरस हैं, जबकि इन दोनों में 2 सल्कस हैं और 3 क्या है, गायरस हैं, जो बिल्कुल इनके नाम पे हैं। तो यूं हमारी जो सुपीरियर लेटरल सरफेस है ना, अगर उसके ऊपर आप देखेंगे ये जो लेटरल व्यू दिखाया हुआ ये बुक के अंदर, तो आपको यही सल्काए एंड गायराए नजर आएंगे, जो आप अपने नीट नोट्स में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मीडियल सरफेस की, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। मीडियल सरफेस पे क्या क्या नजर आएगा। लेटरल सरफेस अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपने बताना 4 लोब्स हैं और क्या क्या उनके सल्कस एंड गायरस हैं, जो आपको याद भी करने हैं और लिखने भी हैं, जो बहुत ईजी हैं। अब हम मीडियल सरफेस पे आते हैं। मीडियल सरफेस पे बच्चों ऐसा हमें सल्काए एंड गायराए तो नजर नहीं आते, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जिन्हें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये जो है ना दरमियान में हमारे पास ये हमें नजर आता है यहाँ पे कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, कॉर्पस कैलोजम, और इस कॉर्पस कैलोजम के ऊपर एक सल्कस है और फिर ये हमारे पास है सिंगुलेट गायरस, ठीक है। मैंने कहा था कि 2 जो गायरस होते हैं उनके दरमियान में क्या होगी, एक लाइनिंग होगी, तो इन दोनों के दरमियान में दिस इज द कॉर्पस कैलोजम, दिस इज द सिंगुलेट गायरस, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम और सिंगुलेट गायरस के दरमियान में जो सल्कस होगा उसे हम बोलेंगे कैलोजल सल्कस, ठीक हो गया। अब ये जो सिंगुलेट गायरस है इसके ऊपर होगा हमारे पास यहाँ पे सिंगुलेट
सल्कस, ठीक है, ये होगा हमारे पास सिंगुलेट सल्कस, ठीक है। इस सिंगुलेट सल्कस के ऊपर हमारे पास जो है वो सुपीरियर फ्रंटल गायरस है, ठीक है। अब इन दोनों के बाद कॉर्पस कैलोजम एंड सिंगुलेट गायरस के बाद यहाँ पे आपको एक रीजन नजर आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल, ठीक है। ये सेंट्रल सल्कस है जो हमने वहां पे भी पढ़ा था, सेंट्रल सल्कस। उसके आगे हमारे पास जो है वो मोटर कॉर्टेक्स एरिया और पीछे सोमैटोसेंसरी एरिया लेटरल सरफेस पे ज्यादा विजिबल था। मीडियल सरफेस पे जब हम आते हैं तो इस लेटरल सेंट्रल सल्कस के नीचे ये जो एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं बच्चों पैरासेंट्रल लोब्यूल। ये पैरासेंट्रल लोब्यूल इंटीरियरली मर्ज हुआ हुआ होता है मोटर सेल्स के साथ एंड पोस्टीरियरली किसके साथ हुआ हुआ होता है, सेंसरी सेल्स के साथ, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा सा इस साइड पे आएंगे तो ये जो सेंट्रल लोब्यूल, ये जो हमारे पास सिंगुलेट सल्कस था, सिंगुलेट सल्कस, और ये जो पोस्टीरियरली है हमारे पास पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है। इनके दरमियान में ना यहाँ पे एक रीजन बना हुआ है, ठीक है। इस रीजन को हम कहते हैं प्रीक्यूनियस, इसे हम क्या कहते हैं, प्रीक्यूनियस। प्रीक्यूनियस के बाद ये जो ऑक्सीपिटल सल्कस है और ये हमारे पास है कैल्कराइन सल्कस, जो आपको बताया था ऑक्सीपिटल एंड कैल्कराइन, इनके दरमियान में ये एक ट्रायंगुलर शेप चीज सी आपको नजर आ रही है, ठीक है, ट्राइगोनल सी। ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं क्यूनियस, प्रीक्यूनियस एंड क्यूनियस। क्यूनियस की बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए। एंटीरियरली पराइटो ऑक्सीपिटल लोब है, इंफीरियरली कैल्कराइन सल्कस है एंड पोस्टीरियरली ये जो है सुपीरियर मार्जिन है कॉर्पस कैलोजम का, ठीक है। तो ये जो मीडियल सरफेस है ना, यहाँ पे आपको बस ये चीजें आनी चाहिए। एक तो आपको कॉर्पस कैलोजम, सिंगुलेट गायरस, पैरासेंट्रल लोब्यूल, प्रीक्यूनियस एंड क्यूनियस का एरिया, ये एरियाज आपको जज करने आने चाहिए। और लिखने में भी आप अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो आप बताएंगे ये चीजें मीडियल सरफेस पे पड़ी हुई हैं। अब हम बात करते हैं इंफीरियर सरफेस की। ये सारी की सारी होगी बच्चों मीडियल, और वो जो हमने पहले पढ़ ली है लेटरल। अब हम आ चुके हैं इंफीरियर सरफेस पे। इंफीरियर पर सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है ये कोलेटरल सल्कस है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, इंफीरियर सरफेस पे, तो इसे हम कह रहे हैं कोलेटरल सल्कस। अब इस कोलेटरल सल्कस के ऊपर ना हमारे पास ये जो गायरस बन रहा है ना, सारे का सारा एरिया, ये गायरस 3 पोर्शंस में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। इस कोलेटरल सल्कस और कैल्कराइन सल्कस के दरमियान का ये जो गायरस है ना पीछे की तरफ, इसको हम बोलते हैं लिंगुअल गायरस, ठीक है। ये क्या है, लिंगुअल गायरस। इसके ऊपर वाला ये सारे का सारा पोर्शन है हमारे पास पैराहिप्पोकैम्पल गायरस, और जो एंड वाला पोर्शन है ये हुक लाइक एंडिंग है, जो इसको हम बोलते हैं बच्चों अंकस। इसे हम क्या बोलते हैं, अंकस। सो दिस इज द कोलेटरल गायरस, कोलेटरल सल्कस। कोलेटरल सल्कस के ऊपर 3 तरह का, मतलब एक ही गायरस है लेकिन इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। लिंगुअल गायरस, पैराहिप्पोकैम्पल गायरस एंड हुक लाइक पोर्शन इज द अंकस, ठीक हो गया। अब इसके नीचे अगर हम देखें, क्योंकि ये टेम्पोरल लोब होती है और थोड़ा सा ऑक्सीपिटल में भी इसका रीजन आ रहा है इंफीरियरली, तो यहाँ पे एक और जो है हमारे पास सल्कस प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, क्योंकि इसमें मैं आपको बता रही हूँ टेम्पोरल भी एंड ऑक्सीपिटल भी। थोड़ा हम इंफीरियर साइड पे देखें ना, इंफीरियर सरफेस में, तो ये दोनों पोर्शंस इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस। इसके ऊपर एंड नीचे जो गायराए हैं ना, उन्हें हम मीडियल एंड लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस कहते हैं। ऊपर है मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस इसके नाम पे, और नीचे है लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। तो यूं हमारी इंफीरियर सरफेस भी कवर हो गई। इंफीरियर सरफेस पे बस 3-4 चीजें हैं, कोलेटरल सल्कस के ऊपर 3 तरह के गायरस, अंकस, पैराहिप्पोकैम्पल गायरस, लिंगुअल गायरस, और इसके नीचे ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, और उस ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस के नाम पे मीडियल एंड लेटरल गायरस। तो ये मीडियल सरफेस का ओवरव्यू है। कॉर्पस कैलोजम, उसके ऊपर सिंगुलेट गायरस, बीच में क्लोजल सल्कस, ठीक है। सिंगुलेट एंड सुपीरियर फ्रंटल गायरस के दरमियान में हमारे पास आता है सिंगुलेट सल्कस। उसके बाद प्री सेंट्रल लोब्यूल, पैरासेंट्रल लोब्यूल आपको जज करना आना चाहिए मॉडल के ऊपर, ठीक है, कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो मॉडल्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड देन हमारे पास प्री क्यूनियस एंड क्यूनियस का एरिया आना चाहिए। और इंफीरियर सरफेस पे आपको क्या पता होना चाहिए, कोलेटरल सल्कस, उसके ऊपर 3 तरह के गायरस है, लिंगुअल गायरस, पैराहिप्पोकैम्पल गायरस, अंकस का रीजन, ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, उसके ऊपर मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस एंड नीचे लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। इंफीरियर सरफेस हो गई, मीडियल सरफेस होगी, और लेटरल सरफेस पे हमने 4 लोब्स पढ़े हैं, और उन लोब्स के सल्काए एंड गायराए जो बहुत ज्यादा आसान से थे। एक आखिरी चीज उसने मेंशन की हुई बच्चों को, कह रहे हैं ये हमारे पास सॉल्फैक्टरी सल्कस है, ठीक है। सॉल्फैक्टरी सल्कस में आके ये जो हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्स होते हैं ना, ये हमारे पास आके यहाँ पे ड्रेन करते हैं, ठीक है। इस ऑल्फैक्टरी सल्कस की मीडियली ये जो आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं, इनको हम कहते हैं गायरस रेक्टस, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, गायरस रेक्टस। और इसके लेटरली ये बहुत सारे गायराए नजर आ रहे हैं, कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं ऑर्बिटल गायराए। तो ये याद रखना है कि ऑल्फैक्टरी सल्कस के मीडियली गायरस रेक्टस है, और ऑल्फैक्टरी सल्कस के लेटरली हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल गायराए। अब ये जितनी भी थ्योरी थी हमने कवर कर ली हुई, आप इसको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में अपने पास लिख लें। नेक्स्ट में मैं आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटरल वेंट्रिकल पड़े हुए होते हैं इंटरनली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेजल न्यूक्लाई पड़े हुए होते हैं। बेजल न्यूक्लाई के अलावा फाइबर्स होते हैं जो इसके डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो सेरिब्रम जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा।
सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जितने भी लोब्स थे और मैन सल्कस थे, उसके अलावा उसकी लेटरल सरफेस, सुपीरियर लेटरल सरफेस, उसमें जितने भी लोब्स हैं उनके सल्काए, गायराए, मीडियल सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस हम पढ़ चुके हैं। अब आपके साथ डिस्कस करनी है मैंने इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, ये ठीक है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक तो हमें ये लेटरल वेंट्रिकल नजर आएगी, ये मिडल में जो आपको लेटरल वेंट्रिकल नजर आ रही है, ठीक है। उसके अलावा ये जो ग्रे मैसेज के कुछ ग्रे मैसेज हैं जो डीपली इस व्हाइट मैटर के अंदर पड़े हुए होते हैं, इन्हें हम बेसल न्यूक्लाई कहते हैं, वो पढ़ेंगे। और कमिश्रल या प्रोजेक्शन या एसोसिएटेड फाइबर्स हैं जो इन डिफरेंट एरियाज को आपस में कनेक्ट करते हैं, व्हाइट मैटर के जो फाइबर्स हैं उन्हें पढ़ना है। बेसिकली ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसकी जो आउटर साइड पे आपको नजर आ रही है ग्रे मैटर की कवरिंग, जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसको डिटेल में हम एक अलग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये हमारे पास व्हाइट मैटर है, ठीक है। व्हाइट मैटर के अंदर कुछ ये ग्रे मैटर होते हैं, ग्रे मैटर के मैसेज होते हैं जिन्हें हम बेसल न्यूक्लाई कहते हैं बच्चों, ठीक है। सो हमने बेसल न्यूक्लाई को, लेटरल वेंट्रिकल को, और जो व्हाइट मैटर के अंदर पड़े प्रोजेक्शन या एसोसिएटेड या फिर हमारे पास कमिश्रल फाइबर्स हैं, उन्हें पढ़ना है। ये जो कवरिंग है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, फिलहाल हमने इसे नहीं पढ़ना। लेटरल वेंट्रिकल की बात करते हैं। लेटरल वेंट्रिकल जो है थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल की तरह एक वेंट्रिकल है, ठीक है। ये दोनों लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में पड़ी हुई है, ठीक है। ये इसका सिर्फ एंटीरियर हॉर्न यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अब ऐसे ही रफली ना हमारे पास ऐसे करके सी शेप होती है, ठीक है। ऐसे सी होती है लेकिन पीछे भी इसका एक हॉर्न होता है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। रफली ये सी शेप होती है और इसको हमारे पास सेलिएटेड कनमनर एपिथेलियल सेल्स ने लाइन किया हुआ होता है, जिसे हम एपेंडाइमा बोलते हैं। और इसमें सीएसएफ फ्लूइड होता है, ठीक है। सीएसएफ फ्लूइड से फिल्ड हुई हुई होती है। वो सीएसएफ फ्लूइड इस लेटरल वेंट्रिकल से आगे थर्ड वेंट्रिकल में जाता है थ्रू इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये सी शेप होती है, तो एक तो इसमें ये बॉडी होती है, ठीक है। बॉडी के आगे की तरफ ये इंटीरियर हॉर्न होता है, नीचे की तरफ इंफीरियर हॉर्न होता है, और पीछे की तरफ ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न होता है, ठीक है। जैसे हम इस डायग्राम में अगर देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसका इंटीरियर हॉर्न है, ठीक है। ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है, ये इसका इंफीरियर हॉर्न है, और ये जो है वो इसकी बॉडी है, ठीक है। अब जो इसकी बॉडी है वो हमारे पास पैराइटल लोब में है, ठीक है। जो इसका इंटीरियर हॉर्न है वो फ्रंटल लोब में है, जो इसका पोस्टीरियर हॉर्न है वो ऑसिपिटल लोब में है, और जो इसका इंफीरियर हॉर्न है ना, ये नीचे हमारे पास टेम्पोरल लोब है, तो ये टेम्पोरल लोब के अंदर है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सीएसएफ होता है और ये नीचे थर्ड वेंट्रिकल के साथ अटैच हुई होती है थ्रू इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। या आप यहाँ पे अगर देखेंगे सुपीरियर व्यू, तो बच्चों ये इसके इंटीरियर हॉर्न्स हैं, और इंटीरियर के पीछे ये हमारे पास इसके पोस्टीरियर हॉर्न्स हैं और ये इंफीरियर हॉर्न्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन होता है और ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट है। थर्ड वेंट्रिकल इन टर्न फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होती है थ्रू सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। ये जो इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग के एंटीरियरली फॉर्निक्स होता है और पोस्टीरियरली एंटीरियर एंड होता है थैलेमस का। ये आपने याद रखना है। तो बस आपको लेटरल वेंट्रिकल में इतनी ही चीजें पता होनी चाहिए, इसकी शेप के बारे में, इसके हॉर्न्स के बारे में, और ये किसके साथ कनेक्ट होती है, थर्ड वेंट्रिकल के साथ। अब हम बात करते हैं बेसल न्यूक्लाई की। बेसल न्यूक्लाई को हमने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है और इसके ऊपर अलग पूरा चैप्टर भी है, लेकिन मैं भी आपको इतना बताती हूँ कि ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ना बच्चों, इसके बिल्कुल लेटरली देखो, ठीक है। ये लेटरली आपको एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अब इस क्वाड्रेट न्यूक्लियस के पीछे देखोगे ना, तो ये एक वेज शेप न्यूक्लियस हमें नजर आ रहा है, ठीक है। इस वेज शेप न्यूक्लियस को हम बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। दिस इज द क्वाड्रेट न्यूक्लियस, और ये क्या है हमारे पास, लेंटिफॉर्म। लेंटिफॉर्म में अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पे दो पोर्शन नजर आते हैं, ठीक है, इंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी। ये जो आगे की तरफ है लेंटिफॉर्म के अंदर, जो आगे की तरफ है, इसे हम बोलते हैं ग्लोबस पेलिडस, और पीछे वाले को हम बोलते हैं पुटामेन, ठीक है। ये ग्लोबस पेलिडस और पुटामेन न्यूक्लियस कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, लेंटिफॉर्म। और लेंटिफॉर्म और क्वाड्रेट ये तीनों मिलके बनाते हैं हमारे पास कॉर्पस स्ट्राइटम, जो कि बेसल न्यूक्लाई है। तीनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम, अलग अलग। दिस इज द क्वाड्रेट, पुटामेन एंड ग्लोबस पेलिडस। अब इस क्वाड्रेट में और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दरमियान में ये जो व्हाइट मैटर है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल, और इस इंटरनल कैप्सूल में से बहुत सारे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स गुजर के जाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, ठीक है। अब ये जो आपको लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इसके पीछे भी अगर गौर करें तो पतली सी जो है वो व्हाइट मैटर की कवरिंग है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कैप्सूल। सो इसके आगे इंटरनल कैप्सूल और इसके पीछे क्या है, एक्सटर्नल। और इस एक्सटर्नल कैप्सूल के पीछे ये जो एक थिन से ग्रे मैटर है, ये है हमारे पास क्लोस्ट्रम, ठीक है। तो अभी तक कौन से बेसल न्यूक्लाई हमने पढ़े, क्वाड्रेट, ग्लोबस पेलिडस, पुटामेन, कलेक्टिवली लेंटिफॉर्म है, और ये तीनों कलेक्टिवली कॉर्पस स्ट्राइटम है। इन दोनों के बीच इस व्हाइट मैटर, सॉरी इंटरनल कैप्सूल, और इसके पीछे है एक्सटर्नल कैप्सूल, और उसके पीछे है क्लोस्ट्रम, ठीक है। क्लोस्ट्रम के पीछे व्हाइट मैटर है, एंड देन उसके पीछे व्हाइट मैटर जो है वो इंस्यूला का है, और ये इंसीलियर कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये आपको चीज समझ आ गई।
असल में ये हमारे पास तो हॉरिजेंटल सेक्शन है ना, ये जो हमारे पास यहाँ पे दिखाया हुआ है क्या कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस भी ना ऐसे सी शेप होता है बच्चों, ठीक है, इस तरह मतलब कर्विंग फॉर्म में होता है। तो इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है ना, उस पोस्टीरियर एंड के ऊपर इस तरह हमारे एक स्वेलिंग सी नजर आती है। ये जो होता है ये हमारे पास होता है एमेग्डेलॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। एमेग्डेलॉइड न्यूक्लियस के जो फंक्शन है वो लिम्बिक सिस्टम के साथ कंसर्न करते हैं, उसमें भी हम इसको ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। लेकिन एमेग्डेलॉइड बी किस में आता है, बेसल न्यूक्लाई में आता है। सो अभी तक ये चीजें यहाँ पे आती हैं। ये जो सारे बेसल न्यूक्लाई होते हैं ना, असल में सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल्स लेते हैं और फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को दे देते हैं। इनके सर्किट्स हैं जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, पुट्टामैन सर्किट एंड क्वाड्रेट सर्किट वगैरह, ये हमारी मसल मूवमेंट के साथ स्किल मूवमेंट को एनहांस करने में और जो कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस होता है ना, उसमें ये बेसल न्यूक्लाई जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो फिजियोलॉजी वाले हैं वो सब थैलेमिक न्यूक्लियस को, सब्सटेंशिया नाइग्रा और रेड न्यूक्लियस को भी बेसल न्यूक्लाई में गिनते हैं। लेकिन एनाटॉमी वाले कहते हैं कि इनका फंक्शन रिलेट करता है, लेकिन हम उनमें बेसल न्यूक्लाई में नहीं लेते। इसमें क्वाड्रेट, पुट्टामैन, ग्लोबस पेलिडस, क्लोस्ट्रम और एमेग्डेलॉइड ही आते हैं। अच्छा, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में बच्चों में क्या पता होना चाहिए था, जैसे मैंने आपको कहा लेटरल वेंट्रिकल के बारे में वो हमने पढ़ लिया हुआ, बेसल न्यूक्लाई पढ़ लिया। अब व्हाइट मैटर बच गया। व्हाइट मैटर में एज वी नो फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पड़े हुए ना, ये 3 तरह के हैं, ठीक है। कमिश्रल फाइबर्स, एसोसिएशन फाइबर्स एंड प्रोजेक्शन फाइबर्स। सबसे पहले हम कमिश्रल फाइबर्स पढ़ते हैं। कमिश्रल फाइबर्स बच्चों वो फाइबर्स होते हैं जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के रीजन के साथ जो कनेक्ट करते हैं ना, वो होते हैं कमिश्रल फाइबर्स, ठीक है। अब कमिश्रल फाइबर्स के आगे फर्दर हमारे पास 4-5 टाइप्स है, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम जो हमें वैसे भी पता है कि लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करता है, ये लार्जेस्ट होता है। एंटीरियर कमिश्रर, पोस्टीरियर कमिश्रर, फॉर्निक्स एंड हेबन्यूलर कमिश्रर, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम की थोड़ी हम डिटेल भी पढ़ेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है कि जो कॉर्पस कैलोजम होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और इसकी बॉडी को, इसके पार्ट्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये जो इसका स्टार्टिंग थोड़ा थिन सा पोर्शन होता है ना, ये थोड़ा थिन होता है, ठीक है। इसको हम रोस्ट्रम कहते हैं। जब रोस्ट्रम इस तरह कर्व हो रहा होता है तो ये जो इसका कर्विंग आर्चिंग पॉइंट होता है, इसको हम जीनू बोलते हैं। ये सारे का सारा इसका पोर्शन बॉडी होता है और एंड में ये थोड़ा हमारे पास जो है वो थिकेस्ट पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं स्प्लीनियम। अब इसके जो फाइबर्स हैं, बुक में से एक डायग्राम भी दिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि जैसे जैसे हम लिटरली कर्व कर रहे होते हैं ना, तो ये जो जीनू वाला पोर्शन है, यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलते हैं बच्चों, और वो फाइबर्स जाते हैं फ्रंटल लोब में, ठीक है। ये जो फाइबर्स हैं लिटरली कर्व करते हैं और ये जाते हैं फ्रंटल लोब में। इन फाइबर्स को हम बोलते हैं फोर्सेप माइनर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फोर्सेप माइनर, ठीक है। फिर ये जो स्प्लीनियम है ना, इसके जो फाइबर्स होते हैं, कहता है वो आर्च कर्व करते हैं बैकवर्ड, ठीक है। और वो जाते हैं हमारे पास कहाँ पे, ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब में जब इसके फाइबर्स जाते हैं तो वो हमारे पास बनाते हैं फोर्सेप मेजर। वो क्या बना देते हैं, फोर्सेप मेजर। तो ये दिस इज द फोर्सेप मेजर। और जीनू से जो फाइबर्स निकल के हमारे पास फ्रंटल लोब में जा रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, फोर्सेप माइनर। अब बॉडी में से जो फाइबर्स निकलते हैं, कहता है वो कर्व करते हैं लिटरली, ठीक है। और ये जो फाइबर्स होते हैं ऐसे रेडिएटेड फॉर्म में होता है। तो ये जो इसका कर्विंग आर्चिंग पॉइंट होता है, इसको हम जीनू बोलते हैं। ये सारे का सारा इसका पोर्शन बॉडी होता है और एंड में ये थोड़ा हमारे पास जो है वो थिकेस्ट पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं स्प्लीनियम। अब इसके जो फाइबर्स हैं, बुक में से एक डायग्राम भी दिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि जैसे जैसे हम लिटरली कर्व कर रहे होते हैं ना, तो ये जो जीनू वाला पोर्शन है, यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलते हैं बच्चों, और वो फाइबर्स जाते हैं फ्रंटल लोब में, ठीक है। ये जो फाइबर्स हैं लिटरली कर्व करते हैं और ये जाते हैं फ्रंटल लोब में। इन फाइबर्स को हम बोलते हैं फोर्सेप माइनर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फोर्सेप माइनर, ठीक है। फिर ये जो स्प्लीनियम है ना, इसके जो फाइबर्स होते हैं, कहता है वो आर्च कर्व करते हैं बैकवर्ड, ठीक है। और वो जाते हैं हमारे पास कहाँ पे, ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब में जब इसके फाइबर्स जाते हैं तो वो हमारे पास बनाते हैं फोर्सेप मेजर। वो क्या बना देते हैं, फोर्सेप मेजर। तो ये दिस इज द फोर्सेप मेजर। और जीनू से जो फाइबर्स निकल के हमारे पास फ्रंटल लोब में जा रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, फोर्सेप माइनर। अब बॉडी में से जो फाइबर्स निकलते हैं, कहता है वो कर्व करते हैं लिटरली, ठीक है। और ये जो फाइबर्स होते हैं ऐसे रेडिएटेड फॉर्म में होते हैं और इनको हम कहते हैं रेडिएशन ऑफ कॉर्पस कैलोजम, ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो रेडिएशन फाइबर्स है ना, जो दूसरी तरह के 2 फाइबर्स हैं, एसोसिएटेड एंड प्रोजेक्टिंग फाइबर्स, उनके साथ भी इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा उसने बताया कि जो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल हमने पढ़ा है ना, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल में हमने कहा था कि हमारे पास इसके हॉर्न्स होते हैं। हमने कहा था कि जो लेटरल वेंट्रिकल है, ये इसका एंटीरियर हॉर्न होता है, इसका पोस्टीरियर हॉर्न होता है, इसका इंफीरियर हॉर्न होता है। वो कहता है इसके रूफ से और उसके अलावा ये जो हमारे पास इसका पोस्टीरियर एंड इंफीरियर हॉर्न है ना, इनकी जो लेटरल वॉल्स है, इन लेटरल वॉल से भी कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं और इन फाइबर्स को हम बोलते हैं टेपेटम, ठीक है। इन 4 टर्म्स का उसने जिक्र किया हुआ है, फोर्सेप माइनर, फोर्सेप मेजर, रेडिएटिंग फाइबर्स और ये टेपेटम, ये क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो बुक से है कॉर्पस कैलोजम वो खत्म हो रहा है, ठीक है। दोनों लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के डिफरेंट रीजन को आपस में कनेक्ट करता है। इसका ये स्ट्रक्चर है और ये इतनी तरह के इसमें से फाइबर्स निकलते हैं, आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एंटीरियर कमिश्रर, ठीक है। जो सेकंड टाइप है दैट इज एंटीरियर कमिश्रर। यही जो कॉर्पस कैलोजम है ना, इसके बिल्कुल यहाँ पे ना हमारे पास एंटीरियर कमिश्रर प्रेजेंट होता है।
बिल्कुल, ये जो कॉर्पस कैलोज़म है ना, इसके इंफीरियरली पड़ा होता है। मैं अभी आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगी। ये जो इंटीरियर कमिश्चर है, इसमें बच्चों दो तरह के फाइबर्स, दो तरह के बंडल्स होते हैं, ठीक है। स्मॉलर इंटीरियर बंडल होते हैं, लार्जर पोस्टीरियर बंडल्स होते हैं। जो स्मॉलर इंटीरियर बंडल्स होते हैं ना, वो कर्व करते हैं लेटरल साइड पे और जाके एंटर करते हैं जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक है, या फिर हमारे पास जो इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है, ठीक है। अब ऑल्फैक्टरी ट्रैक में जाते हैं तो जितने भी हमारे ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्सेस हैं, स्मेल या कीमो रिसेप्टर टाइप रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनमें ये हेल्प करते हैं, या उनकी जो रिफ्लेक्सेस हैं उनमें ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो लार्जर पोस्टीरियर बंडल है वो कर्व करता है पोस्टीरियरली, ठीक है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो हमने देखा था, इस तरह का वेज शेप होता है, उसको क्रॉस करता है, ठीक है, और जाके टेम्पोरल लोब में एंटर हो जाता है ये कमिश्चर। और ये जो कमिश्चरल फाइबर्स हैं टेम्पोरल लोब में जाते हैं, तो एज वी नो कि टेम्पोरल लोब में हमारे पास कौन से सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस आ रहे होते हैं, ऑडिटरी सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर कमिश्चर। अच्छा, जो पोस्टीरियर कमिश्चर होता है, कहता है वो नर्व्स होता है, नर्व्स का जो है वो बंडल होता है और जो मिड लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है। जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है ना, उसके ऊपर क्योंकि सेरिब्रल एक्विडक्ट के लेवल पे जो थर्ड वेंट्रिकल होती है फोर्थ वेंट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है, तो सेरिब्रल एक्विडक्ट से ऊपर ये मिड लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है। और ये पीनियल ग्लैंड के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। हमें पढ़ा था पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है, एपिथैलेमस में, सही है। पीनियल ग्लैंड के साथ ही रिलेटेड होता है। एग्जैक्ट इस कमिश्चर का क्या फंक्शन है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, जो पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में हमारे पास जो प्री टेक्टल न्यूक्लाई होते हैं ना, ये सोचा जाता है कि वो इस कमिश्चर को क्रॉस करते हैं अपने रास्ते में, और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट जो है ऑक्यूलोमोटर तक वहां तक जाते हैं। उन्होंने ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लाई का जो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट है ना, वहां तक जाना होता है। तो वो जो फाइबर्स हैं या न्यूक्लाई के जो हमारे पास न्यूक्लाइज हैं, वो कहता है वो इस कमिश्चर से गुजरते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर कमिश्चर कितनी सिग्निफिकेंस है। देन हमारे पास फॉर्निक्स आ जाता है, ठीक है। ये एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर से कंपोज हुआ हुआ है। बस जो हमारे पास फॉर्निक्स है उसकी आपने इतनी बात याद रखनी है कि फॉर्निक्स हमारे पास दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो हिप्पोकैम्पल गायराए है ना, हिप्पोकैम्पल है, ठीक है, हिप्पोकैम्पस है, उसको कनेक्ट करता है। यानी जो हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन है ना दोनों साइड्स की सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की, उसको फॉर्निक्स की जो कमिश्चरल फाइबर्स हैं वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्निक्स में आपके पास ये एक इंटीरियर इसका कॉलम होता है फॉर्निक्स का, ठीक है, और एक पोस्टीरियर कॉलम्स होते हैं। और इन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉलम्स जब दरमियान में यूनाइट हो रहे होते हैं हमारे पास इसके बंडल्स, तो यहाँ पे दरमियान में हमारे पास फॉर्निक्स की बॉडी बन जाती है। बस ये कुछ आपने याद नहीं रखना, बस इतना पता होना चाहिए कि फाइबर किस चीज को कनेक्ट करें, हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हेबन्यूलर कमिश्चर आ जाते हैं जो दोनों साइड के हेबन्यूलर न्यूक्लाई को कनेक्ट करते हैं। ये स्मॉल बंडल्स होते हैं और ये हमारे पास जो पीनियल स्टॉक का सुपीरियर पार्ट है ना, वहां पे मिड लाइन को क्रॉस करते हैं, एब्न्यूलर न्यूक्लाई के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एग्जैक्ट फंक्शन इनका भी नहीं पता, लेकिन जितना बताया जाता है वो यही कि ये हमारे पास एब्न्यूलर न्यूक्लाई को आपस में अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कमिश्चरल फाइबर्स में बस आपको कॉर्पस कैलोज़म ही मेन है, बाकी का सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन किसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक। कमिश्चरल फाइबर के बाद हमारे पास एसोसिएशन फाइबर्स आते हैं। एसोसिएशन और कमिश्चरल में ये फर्क है कि कमिश्चरल फाइबर्स क्या कर रहे थे, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे थे, जबकि एसोसिएशन एक ही विद इन सेम सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिफरेंट कॉर्टिकल रीजन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो एसोसिएशन फाइबर्स है ना बच्चों, इनको डिवाइड किया हुआ है शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर एंड लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर। शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर जो है कॉर्टेक्स के बीनीथ पड़े हुए होते हैं और डिफरेंट गायरस को, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, डिफरेंट गायराए को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर है ना, इनकी थोड़ी क्लासिफिकेशन की हुई है जो बहुत इजी है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अच्छा, लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर में सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिकेट फेसिकुलस। ये क्या करता है, फर्स्ट जो मोटर स्पीच एरिया है और जो फ्रंटल लोब के इंफीरियरली गायरस पड़ा हुआ है, ठीक है, मोटर स्पीच एरिया और इंफीरियर फ्रंटल लोब के गायराए को कनेक्ट करता है टेम्पोरल लोब के कॉर्टेक्स के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास सिंगुलम आ जाता है, ये हमारे पास सिंगुलेट गायरस में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये फ्रंटल एंड पैराइटल के रीजन्स को कनेक्ट करता है पैरा हिप्पोकैम्पल एंड टेम्पोरल के रीजन्स के साथ, ठीक है। आपने इसको याद रखना है FPPT, ठीक है। फ्रंटल और पैराइटल को किसके साथ कनेक्ट करता है, पैरा हिप्पोकैम्पल एंड टेम्पोरल के साथ। देन हमारे पास आता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, इसको ना आप फुट से याद रखें, ठीक है, FOT फुट, ठीक है। वैसे तो FOOT फुट होता है, लेकिन FOT फुट से ही आप याद रखें बाकी तीनों के तीनों कि ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस फ्रंटल को कनेक्ट करता है ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल के साथ, सो FOT फुट, ठीक है। और ये लार्जेस्ट होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है। इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में क्योंकि वो थोड़ा छोटा है तो कुछ हटाने की जरूरत है, तो F हटा दें। जो इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है वो ऑसिपिटल से गुजरता है, वो ऑप्टिक रेडिएशन के लिटरली गुजरता है और टेम्पोरल लोब तक चला जाता है, सही है। इसमें FOT फुट आ रहा है, जबकि इंफीरियर वाले में सिर्फ OT आ रहा है, ठीक है, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब। फाइनली हमारे पास आ जाता है फ्रंटल ऑसिपिटल फेसिकुलस एंड अगेन इसमें भी FOT ही याद रखना है। ये फ्रंटल लोब को नाम से भी पता चल रहा है, फ्रंटल ऑसिपिटल
फ्रंटल लोब को या फ्रंटल लोब के एरियाज को, कुछ रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल के साथ, ठीक है। तो एसोसिएशन फाइबर वो हैं जो एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यूनिकेट फेसिकुलस, सिंगुलम, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस एंड फ्रंटो ऑसिपिटल फेसिकुलस। इन तीनों के तो सेम आगे ना, सिर्फ इसमें एफ हट गया क्योंकि ये इंफीरियर है। बाकी सिंगुलम, एफ पी पी टी और जो हमारे पास यूनिकेट है उसको याद कर लें, फर्स्ट मोटर स्पीच एरिया को और इंफीरियर सरफेस पे पड़े गायरस को कनेक्ट करता है जो टेम्पोरल लोब है उसके कॉर्टेक्स के साथ। तो ये एसोसिएशन फाइबर्स हैं। तो यूं हमारा सेरिब्रम का चैप्टर खत्म हो गया। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपने पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने लोब्स पढ़े, सल्काए पढ़े, सरफेसेस पढ़ी, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में लेटरल न्यूक्लाई, बेसल न्यूक्लाई और फाइबर्स पढ़ ली, और यहाँ पे चैप्टर एंड हो गया। इससे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और न्यूरो एनाटॉमी में हम सेरिब्रम को पढ़ रहे थे। सेरिब्रम में दो पार्ट्स आ जाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को प्रीवियस वीडियोस में मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके मेन, सल्काए, गायराए, लोब्स, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर सब हमने कर लिया हुआ है। अब हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स करना है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इन पहले 2 पेजेस मैंने आपको बताया हुआ कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में नर्व सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के नर्व फाइबर्स होते हैं, और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें 6 लेयर्स आती हैं, ठीक है। ये जो फीचर्स है ना, ये हिस्टोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, इनको हम हिस्टो में डिस्कस करेंगे। याद आपने अभी से पता रखना है कि इन 6 लेयर की बेसिस पे 2 तरह के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रीजन होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 6 लेयर तमाम सेरिब्रल कॉर्टिकल रीजन्स में प्रेजेंट हो। जिन रीजन्स में ये 6 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं होमोटिपिकल रीजन, ठीक है। और जिनमें नहीं होती या पूरी डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं हेट्रोटिपिकल रीजन, ठीक हो गया। अब जो मेन चीज है वो ये है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसको ब्रॉड मैंने 50 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया हुआ था और उनको हम कहते हैं ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब कुछ एरियाज फंक्शनली स्पेशलाइज होते हैं और उनके फंक्शन पे डिपेंड करते हुए हमने उनका नाम भी रखा हुआ होता है। उनको एक स्पेसिफिक ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन में से नंबर भी अलॉट हुआ हुआ है, तो वो एरियाज इंपॉर्टेंट है और वही हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रंटल लोब में ऐसे कौन से एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। फ्रंटल लोब अगर आपको याद हो तो प्री सेंट्रल जो सेंट्रल सर्कस से आगे प्री सेंट्रल सर्कस होती है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास होता है सुपीरियर फ्रंटल सर्कस एंड मिडल फ्रंटल सर्कस, और बीच में ये 3 गायराइज होते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा क्या था, फ्रंटल लोब था। अब इस फ्रंटल लोब के अंदर कुछ स्पेसिफिक एरियाज है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी प्री सेंट्रल एरिया। प्री सेंट्रल एरिया कौन सा होता है, वो यहाँ से लेके ना यहाँ तक होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या मतलब है, प्री सेंट्रल एरिया की लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो उसकी लोकेशन ये है, प्री सेंट्रल गायरस सारे का सारा, ठीक है। सेंट्रल सर्कस से इंटीरियर वाला पोर्शन, और ये जो हमारे पास सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायराए है ना, इनका पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। इनका ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, उसके अलावा सेंट्रल सर्कस का इंटीरियर पार्ट और जो प्री सेंट्रल गायरस है, ये सारे का सारा मिलके कलेक्टिवली हमारे पास क्या बनाता है, प्री सेंट्रल एरिया। तो ये इसकी 3 लोकेशंस हैं। कौन सी इसकी 3 लोकेशंस हैं, प्री सेंट्रल गायरस सारे का सारा, सेंट्रल सर्कस से आगे वाला पोर्शन और जो तीनों गायराइज हैं उनके पोस्टीरियर पोर्शन। तो ये इसकी होगी लोकेशन। उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। ये हमारे पास बच्चों एक ग्रेन्युलर होता है, यानी कि जो 6 लेयर्स हम पढ़ रहे हैं ना, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसमें हमारे पास ग्रेन्युलर लेयर भी होती है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये जो प्री सेंट्रल पोर्शन है या प्री सेंट्रल एरिया, यहाँ पे ग्रेन्युलर लेयर जो है वो एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो पायरामिडल लेयर होती है ना, वो प्रोमिनेंट होती है बहुत ज्यादा, और उसके अंदर जो पायरामिडल नर्व सेल्स है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अब उन नर्व सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो लार्जर इन साइज होते हैं, उनको हम बोलते हैं बिट सेल, ठीक है। उनको हम बोलते हैं बिट सेल्स। ये काफी ज्यादा लार्जर होते हैं और उनकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि जितने भी हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स बनते हैं ना, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक या रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, उनमें 3% ये बिट सेल्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। 3% फाइबर्स जो है वो उन डिसेंडिंग ट्रैक्स के बिट सेल्स बनाते हैं। ये फास्ट कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि इस प्री सेंट्रल एरिया में ये बिट सेल्स पड़े हुए होते हैं, और याद ये भी रखना है कि ये सिर्फ ऊपर की तरफ कंसेंट्रेटेड होते हैं। जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं ना, तो ये बिट सेल्स खत्म होते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्री सेंट्रल एरिया जो है, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट 3 रीजन्स में। इसी प्री सेंट्रल एरिया को मोटर रीजन भी बोलते हैं और इसकी 3 तरह से क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मोटर एरिया कितनी क्लासिफिकेशन होती है, एक होता है बच्चों हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया, ये 3 एरियाज होते हैं। प्राइमरी मोटर एरिया होता है, ठीक है, प्री मोटर एरिया होता है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया होता है। इनके नंबर्स आपने याद रखने हैं। प्राइमरी मोटर एरिया को जो नंबर अलॉट हुआ है ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन में, दैट इज नंबर 4, ठीक है। ब्रॉडमैन एरिया 4 होता है, प्री मोटर एरिया ब्रॉडमैन एरिया 6 होता है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया 8 होता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्राइमरी मोटर एरिया है, इसको पहले पढ़ते हैं। डायग्राम से भी हम देख रहे हैं बच्चों, ये जो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास सेंट्रल सर्कस है, ठीक है। सेंट्रल सर्कस से आगे यानी ये जो प्री सेंट्रल गायरस है, और ये जो हमारे पास सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस है, इनका ये जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन है, ठीक है, इंटीरियर वाला नहीं, ये पोस्टीरियर वाला सारे का सारा पोर्शन इस प्री सेंट्रल एरिया। और इस प्री सेंट्रल एरिया को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइमरी मोटर एरिया, जो एरिया 4 है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, आपको जैसे नजर आ रहा है कि प्री सेंट्रल गायरस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी मोटर एरिया 4 की बात करते हैं। ये एरिया 4 है, ठीक है। इसकी
लोकेशन क्या है, ये ऑक्यूपाई करता है प्री सेंट्रल गायरस को। जब हम इसकी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करते हैं तो हमने देखा कि कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट हो रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की, स्पेशली हमारे लिम्स की, हैंड्स की, लेग्स वगैरह की, ठीक है। यानी अगर राइट साइड से प्राइमरी मोटर एरिया को स्टिमुलेट करेंगे तो लेफ्ट साइड के मसल मूवमेंट देखने में आएगी। एप्सिलेटरल मूवमेंट्स या कॉन्ट्रैक्शंस ये नहीं कराता प्राइमरी मोटर एरिया, क्योंकि इसके जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स जाते हैं वो 70 to 90% जो है वो डीकेसेट करते हैं और ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ मसल्स की बायलेटरल मूवमेंट जरूर होती है, यानी अगर बेशक हम राइट साइड से प्राइमरी मोटर एरिया को स्टिमुलेट करेंगे तो वो मसल राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों के एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वो कौन से मसल्स होते हैं? एक्स्ट्राओक्यूलर मसल, फेस के मसल, टंग के मसल, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कुछ खा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता सिर्फ लेफ्ट साइड वाले मसल्स मूव करें, राइट वाले भी मूव करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमेशा बायलेटरली ही मूव करते हैं, तभी इफेक्टिव फंक्शनिंग बॉडी की होती है। तो आपने याद रखना है कि इसकी स्टिमुलेशन से क्या इफेक्ट्स आता है मूवमेंट के ऊपर। इसके स्पेशलाइज फंक्शन की बात करें तो हमारी स्किल मूवमेंट में, राइटिंग में, ड्राइंग में, सीजर कटिंग वगैरह में, यानी जो हाथ से स्पेसिफिक स्किल परफॉर्म होती है ना, उसमें ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की इंडिविजुअल मूवमेंट के साथ इसका रोल है। यानी अगर हाथ से कोई चीज़ मैं कर रही हूँ तो उसमें ये इसका रोल है, ठीक है। लेकिन हाथ को प्रॉपर पोजिशन में ओरिएंट करना, इसके बारे में सोचना, फिर समझना, फिर कॉपी करना, ये जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, प्रोग्राम होता है, वो प्राइमरी मोटर एरिया का काम नहीं है। प्राइमरी मोटर एरिया के पास प्रोग्राम डेवलप होके आता है और ये सिर्फ उसकी मुताबिक, प्रोग्राम के मुताबिक मूवमेंट्स करा देता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये सीक्वेंसिंग में, प्रोग्रामिंग में या पैटर्न ऑफ मूवमेंट डेवलप करने में इन्वॉल्व नहीं होता। इसको इतना सही है। प्राइमरी मोटर एरिया एरिया 4 है, इसका फंक्शन याद रखना है और इसकी लोकेशन याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है प्री मोटर एरिया, जो इस एरिया के थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस में पूरे का पूरा प्रेजेंट होता है। आगे हमारे पास ये 3 गायरस होते हैं, सुपीरियर फ्रंटल, मिडल फ्रंटल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस के। इस मिडल फ्रंटल गायरस में तकरीबन जो है वो हमारे पास प्री मोटर एरिया पड़ा होता है और इसकी इतनी सी लेंथ होती है और इसको हम कहते हैं एरिया 6 है ये, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, एरिया 6 होता है। अपर की साइड ये थोड़ा वाइडर होता है, नीचे आता था डाउनवर्ड जब ये आता है तो ये हमारे पास नैरो हो जाता है। जैसे हमने बिट सेल्स की बात की थी कि वो ऊपर ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, नीचे को हम आते हैं तो खत्म हो जाते हैं। अब क्योंकि प्री मोटर एरिया मिडल वाली जगह पे प्रेजेंट होता है तो इस तक आते आते बिट सेल्स यहाँ से खत्म हो चुके होते हैं और ये प्री मोटर एरिया क्या करता है, डिफरेंट रीजन से, थैलेमस से, बेसल गैंग्लिया से और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से एफरेंट लेता है और मोटर मूवमेंट का जो प्रोग्राम है ना, जो हम कह रहे थे इसके पास नहीं होता, उस प्रोग्राम को ये डेवलप करता है, असेंबल करता है, डिपेंडिंग अपॉन एफरेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर एक पूरा प्रोग्राम डेवलप करके प्राइमरी मोटर एरिया को देता है। प्राइमरी मोटर एरिया फिर क्या करता है, वो मसल मूवमेंट करवाता है। जैसे अगर कोई डांसिंग मूवमेंट परफॉर्म करनी है, बार बार ये एग्जांपल देती हूँ, तो हमने अपने शोल्डर को, आर्म को, फोर आर्म को, हैंड को, सबको एक प्रॉपर पोजीशन में ओरिएंट करना और फिर अपनी फिंगर से ना कोई मूवमेंट करनी है, सही है। तो वो जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है हमारी बाजू की, शोल्डर की, हर चीज़ की, उसका एक प्रॉपर जो सीक्वेंस डेवलप करना है ना, प्रोग्राम डेवलप करना है, वो प्री मोटर एरिया ने करके इसको बताना है और इसने सिर्फ जो है वो हैंड्स की स्किल्ड मूवमेंट एट अ टाइम जो है वो एट दी एंड परफॉर्म करा देनी है। और प्री मोटर एरिया की एक्टिवेशन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस चाहिए होता है। अब तीसरी इसकी डिवीजन है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया इज द एरिया 8, ठीक है। जो हमारे पास न्यूरो है इसमें इसका तो एरिया मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन फिजियो में हमने इसको पढ़ा हुआ और यहाँ पे इसको सही तरह से मतलब डिफाइन भी नहीं किया गया। लेकिन ये जो प्री मोटर एरिया होता है ना, इससे ऊपर की तरफ जो है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री मोटर एरिया होता है, ठीक है। और इसके फंक्शन ये बताए हुए हैं कि हमारी कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट ऑफ लिम्स में इन्वॉल्व होता है और अगर हम इसे रिमूव भी कर देंगे तो टेम्परेरी हमारी मूवमेंट में, गेट में फर्क पड़ेगा, लेकिन परमानेंटली सप्लीमेंट्री मोटर एरिया के रिमूवल की वजह से कोई एज सच मूवमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सप्लीमेंट्री एरिया जो है मोटर एरिया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और बात याद रखनी है कि जो प्री मोटर एरिया होता है ना, ये किसी भी चीज़ को कॉपी करने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसके पास मिरर न्यूरॉन्स होती हैं। कोई भी लर्निंग का प्रोसेस है, किसी की ड्राइंग देख के अगर उसको कॉपी करना है तो उसमें प्री मोटर एरिया इन्वॉल्व होता है। प्री मोटर एरिया क्योंकि बेसल गैंग्लिया से एफरेंट ले रहा होता है तो पोस्टरल मूवमेंट्स में भी प्री मोटर एरिया का रोल है, ठीक है। सप्लीमेंट्री सिर्फ हमारी लिम्स की कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट करा रहा है और इसके रिमूवल से एज सच कोई मूवमेंट के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अब कुछ और एरियाज हैं, सो प्री सेंट्रल एरिया और प्री सेंट्रल एरिया और प्री सेंट्रल एरिया की डिवीजन और इनके ब्रॉडमैन नंबर्स और फंक्शंस हमने देख लिए। इसके बाद हमारे पास पड़ा होता है फ्रंटल आई फील्ड एरिया, ये भी इसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे की तरफ होता है। मिडल फ्रंटल गायरस के अंदर 6, 8 एंड 9 ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन नंबर्स इसको अलॉट हुए हुए हैं, ठीक है। जब इसकी हम स्टिमुलेशन करते हैं फ्रंटल आई फील्ड एरिया की तो हमारी आईज की कॉन्जुगेट मूवमेंट होती है, लेकिन ऑपोजिट साइड पे होती है। अगर राइट साइड को से इसको स्टिमुलेट किया जाएगा तो आई बॉल्स और आईज जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगी और लेफ्ट से किया जाएगा तो राइट साइड पे मूव करेंगी। अब इसके जो फाइबर्स हैं जो हमारी आंख के मसल्स तक आते हैं वो हमें नहीं पता इस एरिया से कहाँ तक आते हैं, लेकिन इतना ही पता है कि फाइबर्स मिड ब्रेन के सुपीरियर कॉलिकुलस तक जाते हैं और फिर
सुपीरियर कॉलिकुलस से फाइबर्स जो हैं वो अटैच हुए हुए होते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस के कुछ न्यूक्लाई एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के साथ। तो यूं हमारे पास ये जो पाथवे है वो होता है, ठीक है। एग्जैक्ट अभी तक नहीं पता फंक्शन क्या होता है हमारे पास फ्रंटल आई फील्ड एरिया का। जो वॉलंटरी स्कैनिंग मूवमेंट्स होती है ना, जैसे मैं किसी को किताब दूं और बोलूं पढ़ो, ठीक है, अब पढ़ना उसके इख्तियार में, वो चाहे तो पढ़े चाहे ना पढ़े, और पढ़ने के लिए उसको गौर करना पड़ेगा, उस चीज़ के ऊपर स्कैन करना पड़ेगा। तो उसमें हमारे पास ये एरिया इन्वॉल्व होता है। जो हमारी आइज की इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है ना, उनके लिए विजुअल कॉर्टेक्स एरिया पड़ा हुआ होता है, जो कि एक अलग एरिया। ये वॉलंटरी मूवमेंट के साथ ये फ्रंटल आई एरिया डील करेगा, लेकिन ये वॉलंटरी एरिया जो फ्रंटल आई फील्ड एरिया है ये विजुअल कॉर्टेक्स एरिया के साथ कनेक्टेड होता है। ये एक चीज़ याद रखनी है। इसके बाद जो होता है वो होता है हमारे पास ब्रोकाज एरिया, ठीक है। ब्रोकाज एरिया होता है, क्लासिफिकेशन आपने इनकी सारों की याद रखनी है। एरिया ब्रॉडमैन एरिया 44 एंड 45 इंफीरियर फ्रंटल गायरस में ये पड़ा हुआ होता है। इसका काम होता है वर्ड फॉर्मेशन के साथ, ठीक है, लफ्ज को बनवाता है ये। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ब्रोकाज एरिया हमेशा जो हमारे पास डोमिनेंट हेमिस्फीयर है ना उसमें इंपॉर्टेंट होगा। अब डोमिनेंट हेमिस्फीयर दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेफ्ट भी राइट भी, लेकिन मोस्टली 95% लोगों में जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होती है हमारे पास वो ज्यादा डोमिनेंट होती है, वो फंक्शनली वेल डेवलप हुई होती है। तो अगर जो भी हमारे पास ब्रोका एरिया डोमिनेंट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होगा ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, वो इंपॉर्टेंट है। अनडोमिनेटेड साइड का अगर डैमेज भी हो जाएगा ब्रोकाज एरिया तो वर्ड फॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये ब्रोकाज एरिया जो होता है इसके डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं हमारे मोटर स्पीच मसल्स के साथ, क्योंकि ब्रोकाज एरिया में लफ्ज बनता है और मोटर मसल्स की वजह से लफ्ज अदा होता है। तो ये दोनों एरियाज आपस में कम्युनिकेटेड होते हैं, ठीक है। फ्रंटल में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, प्री सेंट्रल एरिया जो है वो, उसके बाद हमने पढ़ा फ्रंटल आई फील्ड एरिया, ब्रोकाज एरिया, और एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। लास्ट जो हमारे पास इसमें से आ गया वो है बच्चों प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है बच्चों, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था ना कि जो तीनों गायराइज होते हैं इनका जो पोस्टीरियर पोर्शन है ये सारे का सारा इसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल एरिया, ठीक है। अब इसके इंटीरियरली तीनों गायराइज का जो इंटीरियर वाला पोर्शन है वो है हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, क्योंकि फ्रंट वाली साइड है। अब इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के एरियाज कौन से होते हैं, 9, 10, 11, 12 एरियाज होते हैं। और ये जो प्री फ्रंटल एरिया है ये हमारी थैलेमस के साथ और जितने भी कॉर्टिकल रीजन है उनके साथ अटैच हुआ होता है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी एक पर्सन इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप करने में। उसकी जितनी भी डीप फीलिंग्स होती हैं, जजमेंटल फीलिंग्स होती हैं, यानी लिम्बिक सिस्टम वाले जो फंक्शंस हैं उनमें ये एरिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो बस आपने अब क्या क्या चीजें याद रखनी है, फ्रंटल आई फील्ड एरिया कौन सा एरिया है, 6, 8, 9, और ये स्कैनिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व है, वॉलंटरी मूवमेंट में इन्वॉल्व है। ब्रोका एरिया 44, 45 है, ये थोड़ा बाहर का है, बाकी तक सबके नंबर्स तकरीबन एक मतलब आगे पीछे ही है, ठीक है। जबकि प्री फ्रंटल एरिया इज 9, 10, 11 और 12। जबकि जो हमारे पास यहाँ पे इसमें 3 एरियाज आते थे वो एक एरिया 4 है, एरिया 6 है और एरिया 8 है, ठीक हो गया। 4, 6, 8, 9, देन 9, 10, 11, 12 और ये बीच में अलग है 44 एंड 45 एरियाज, उनके फंक्शन याद रखने हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फ्रंटल लोब तो हमने कवर कर ली है, टेम्पोरल और जो हमारी जो दूसरी लोब है ऑक्सीपिटल लोब, उनमें कौन कौन से एरियाज हैं और उनके क्या क्या रोल हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो फ्रंटल लोब के स्पेशलाइज एरियाज थे सेरेब्रम में उनको लोकेट किया है। अब हम देखेंगे कि जो पैराइटल लोब है उसमें कौन कौन से स्पेशलाइज एरिया है। तो जो पैराइटल लोब होता है सबसे पहले तो आपने याद रखना है वो हमारे पास सेंसरी एरिया होता है, ठीक है। और सेंसरी एरिया होता है और वहाँ पे 3 सेंसरी एरियाज यूजुअली मौजूद होते हैं। ये सेंट्रल सर्कस है, ठीक है, और ये हमारे पास पोस्ट सेंट्रल सर्कस है। इन दोनों के दरमियान सेंट्रल एंड पोस्ट सेंट्रल सर्कस के दरमियान होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस, जिसे हम प्राइमरी सेंसरी एरिया भी कहते हैं और इसका ब्रॉड में नंबर होता है 312, ठीक है। प्राइमरी सेंसरी एरिया या सोमेस्थेटिक एरिया बोलें तो इसके इंफीरियरली बहुत एक स्मॉल सा एरिया लाई करता है जिसे हम सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया बोलते हैं। ये बहुत स्मॉलर है और ये भी इतना वेल डेवलप नहीं है और इसके कनेक्शंस और फंक्शंस के बारे में भी अभी इतना पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने कहा था हमारे पास होता है इंट्रापराइटल सर्कस और उसके ऊपर और नीचे हमारे पास होता है सुप्रापराइटल लोब्यूल और इंफ्रापराइटल लोब्यूल। इस सुप्रापराइटल लोब्यूल में ये जो एरिया 5 और 7 नजर आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड सोमेस्थेटिक एरिया, ठीक है। तो सेंसरी एरियाज हमारे पास जो पराइटल लोब है उसमें कितने हैं, 3 एरियाज हैं, प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया, सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया एंड सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया का नंबर इज 312, ठीक है। सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया को ऐसा कोई नंबर अलॉट नहीं हुआ हुआ और जो एसोसिएटिव एरिया है वो होता है हमारे पास 5 और 7, सही है। सबसे पहले अगर हम प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया की लोकेशन की बात करें, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है पैराइटल लोब है, ये सेंट्रल सर्कस है और ये हमारे पास पोस्ट सेंट्रल सर्कस है। सेंट्रल एंड पोस्ट सेंट्रल सर्कल में पोस्ट सेंट्रल गायरस, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया प्रेजेंट होगा। हमने पढ़ा था मीडियल सरफेस पे कि हमारे पास वही पैरा सेंट्रल लोब्यूल होती है, पैरा सेंट्रल लोब्यूल के पोस्टीरियरली होता है, ठीक है। ये मीडियल जो सरफेस होती है उस पर ज्यादा अच्छी तरह विजिबल होती है। सो हमारे पास क्या हो गया प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया। अब अगर प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया का हम नंबर देखें ना तो ये होता है हमारे पास 312, ठीक है। अब इस सरफेस को भी ना हम फर्दर जो है उसकी हिस्टोलॉजिकली 2 अरेंजमेंट्स हैं। एक ही आगे वाली साइड है जिसमें ब्रॉडमैन एरिया 3 आता है और एक ही पीछे वाली 1, 2। ये जो 3 वाली साइड है या जो आगे है
इंटीरियर है थोड़ी, इसको वो कहता है ये ग्रेन्यूलर लेयर होती है, इसमें ग्रेन्यूलर सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि ये थोड़ी ब्रॉड होती है। सही है, मुझसे भी ये डॉटेड लाइन सही ड्रॉ नहीं हुई है, इस तरह होती है। और ये वाला एरिया ज़रा ज़्यादा ब्रॉड होता है 1 और 2 वाला, और इसमें ग्रेन्यूलर सेल्स बहुत कम होते हैं। ये हिस्टोलॉजिकली इन दोनों का डिफरेंस है। उसके अलावा बच्चों, अगर आपको याद हो, जितने भी असेंडिंग फाइबर्स आ रहे होते थे, हमने कहा था कि जो थैलेमस है उसका 2 न्यूक्लियस होते हैं, वेंट्रोपोस्टीरोलेटरल, ठीक है, वेंट्रोपोस्टीरोलेटरल एंड वेंट्रोपोस्टीरोमीडियल। उनमें से जो सेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो गुजरते हैं और वो प्रोजेक्शन फाइबर्स जो हैं वो जाके एंटर करते थे इसी प्राइमरी समस्थेटिक एरिया को, जिसे हम पोस्ट सेंट्रल गायरस भी कहते हैं। अब अगर हम इसकी जो टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें ना बॉडी की, हमने इसको फिजियो में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है और अभी हमने पीछे देखी थी उसमें भी, तो वो भी कुछ इसी तरह की ही होती है कि इन्वर्टेड होती है टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस एरिया में भी हेड एंड फेशियल जो सारे हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्स, वो इंफीरियरली प्रेजेंट होते हैं और उनका साइज बड़ा होता है। फिर हैंड्स होते हैं इस तरह, फिर लेग्स और मीडियल साइड पे जाके आर्म्स हैं, मीडियल साइड पे लेग्स और फीट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और जो फेस है और जो हैंड्स हैं उनका एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव तौर के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि इसके सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे पास ये दोनों एरियाज काफ़ी लार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये हमें बताया हुआ यहाँ पे टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन जो सेंसेशंस यहाँ रीच करती हैं ना, उनके ऑर्डर के थोड़े बारे में बताया हुआ है कि ज़्यादातर जो सेंसेशंस यहाँ पे आती हैं वो कॉन्ट्रालेटरल साइड से आ रही होती हैं, क्योंकि वो डी के सेट होकर आ रही होती हैं, ठीक है। इस साइड पे जो सेंसेशन राइट साइड पे पहुंचेंगी वो लेफ्ट साइड की होंगी, और लेफ्ट साइड पे जो जाके पहुंचेंगी वो राइट साइड की सेंसेशंस होंगी। उसके अलावा वो कह रहा है लेकिन बहुत सारी ऐसी सेंसेशंस होती हैं जो सेम रीजन में पहुंच जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ओरल रीजन से राइट साइड की जो सेंसेशन होंगी सेंसरी, वो इसी राइट साइड पे ही जाएंगी। एंड कुछ ऐसे भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं कि उनसे जब सेंसेशंस जाती हैं तो वो दोनों तरफ जाती हैं, जैसा कि लैरिंग्स हो गया या फेरिंग्स हो गया या हमारे पास पेरिनियम हो गया। उससे अगर कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जानी होती है तो वो इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के दोनों तरफ जाती है, ठीक है। तो कुछ सेंसेशंस यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरली ज्यादातर पहुंचती हैं, ओरल रीजन से सेम साइड पे पहुंचती हैं, लैरिंग्स फेरिंग्स से और पेरिनियम से दोनों साइड्स पे पहुंचती हैं। एक और बात का जिक्र उसमें किया हुआ है, अगर आपने याद रखनी हो जहन में तो ठीक है, नहीं रखनी तो भी कोई बात नहीं। जैसे आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था इसमें हमारे पास 6 लेयर होती हैं, ठीक है। जो 4th लेयर होती है ना, हमारे पास 4th लेयर के पास इन्फॉर्मेशन आती हैं और उनको फर्दर जो है वो उनके साथ जो भी करना है, इधर कि हमने रिजेक्ट करना है या डीप सेल्स की तरफ, डीप लेयर्स की तरफ भेजना है, वो 4th लेयर जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास डीप लेयर्स की तरफ जाती हैं तो वहाँ पे जो 6th लेयर है ना, उसके एक्सोन्स काफी लार्ज होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं सेंसरी रिले न्यूरॉन्स के पास जो प्रेजेंट होती हैं थैलेमस में या दूसरे स्ट्रक्चर्स में, और फिर इस तरह से वो फीडबैक के तौर पर भी एक एक्ट करती हैं, ठीक है। ये चीज़ उसने बताई हुई है। अंदर उससे बताया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होती हैं वो हमारे स्पिंडल्स, मसल स्पिंडल से भी, टेंडन ऑर्गन से भी, मसल कॉन्ट्रैक्शन, टेंशन वगैरह के बारे में भी आ रही होती हैं। तो फिर क्या किया जाता है कि ये जो प्राइमरी समस्थेटिक एरिया है वो इन इन्फॉर्मेशन को इंटीरियरली पास करके किसको दे देता है, मोटर एरिया को। वो इन इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करती है और जितना भी मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करना है, फर्दर उसको मतलब इनहेंस करना है या इनहिबिट करना है, डिपेंडिंग अपॉन दिस सेंसरी फीडबैक जो मसल स्पिंडल एंड मसल टेंडन से आ रहा है, तो मोटर कॉर्टेक्स उसके ऊपर उस तरह से काम करेगा। तो ये समस्थेटिक, प्राइमरी समस्थेटिक एरिया का काम होता है कि इसके पास इन्फॉर्मेशन आती हैं, ठीक है। ये उन इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है और उन्हें पास कर देता है टुवर्ड मोटर कॉर्टेक्स एरिया, एंड मोटर कॉर्टेक्स फिर क्या करता है, प्रॉपर एक्शन लेता है। प्राइमरी समस्थेटिक एरिया है क्या, 312 एरिया है, एंड ये फीडबैक कंट्रोल भी इसके कुछ एक्सोन्स जनरेट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी समस्थेटिक एरिया। इसका ऐसा कोई नंबर भी नहीं है, बहुत स्मॉल सा एरिया होता है, ये इतना भी वेल अंडरस्टूड नहीं है, इसके फंक्शंस और कनेक्शंस के बारे में भी नहीं पता। लेकिन टेक्टाइल सेंसेशंस जो होती हैं हमारी स्किन के ऊपर, ये जो टैपिंग सेंसेशंस होती हैं वो समझा गया है कि उसकी जो न्यूरॉन्स हैं वो इसी एरिया में होती है और हमें रिस्पॉन्स वहीं से आता है। फिर हमारे पास आ जाता है बच्चों ये जो एसोसिएटिव एरिया बताया है ना हमें, ब्रॉडमैन समस्थेटिक एसोसिएटेड एरिया, जिसका ब्रॉडमैन नंबर है 5-7, और ये हमारे पास सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल में प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, एसोसिएट करता है प्राइमरी समस्थेटिक एरिया को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पेशेंट की आंखें बंद करा के उसके हाथ में चाहे कोई कॉइन पकड़ा रहे हैं, ठीक है, उसे कह रहे हैं कि इसे फील करो और बताओ क्या चीज़ है, वो उसके टेक्सचर को भी फील करेगा, देन उसकी शेप को भी फील करेगा कि अच्छा ये थोड़ा आयरन मतलब टाइप मटीरियल है इसके अंदर, देन ये सर्कल है, फिर वो उसे रिकग्नाइज करेगा डिपेंडिंग अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस। अगर पहले उसने कभी कॉइन को टच किया होगा तो बताएगा कि अच्छा ये कॉइन है, आंखें बंद करके, ठीक है। तो आंखें बंद करके जो सेंसेस जाती हैं उन सेंसेस को फील करना और फिर बताना, ये सारे का सारा जो है वो एसोसिएटिव एरिया का काम होता है। अगर एसोसिएटिव एरिया डैमेज हो जाए तो पेशेंट को अगर हम कुछ देंगे, कोई पेन देंगे, कुछ भी चीज़ देंगे और आंखें बंद करके बोलेंगे कि इसे रिकग्नाइज करो, तो वो नहीं कर पाएगा। बल्कि ये तो इतना स्वेयर भी हो जाता है समटाइम कि पेशेंट अपनी जो लेफ्ट साइड की बॉडी है ना उसको यूज करना भी भूल जाता है, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट आर्म को, मतलब इसको फील ही नहीं होता, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का टेक्सचर, शेप एंड देन उसकी
स्ट्रक्चर में हेल्प करने में हेल्प करता है विदाउट विजन, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है, प्राइमरी सिमेस्थेटिक एरिया सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करता है और मोटर कॉर्टेक्स की तरफ भेजता है ताकि मोटर रिस्पॉन्स जनरेट हो। एसोसिएटिव एरिया ऑब्जेक्ट की शेप, टेक्सचर वगैरह के बारे में हेल्प करता है प्राइमरी सिमेस्थेटिक एरिया को, ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है, ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस इन एब्सेंस ऑफ विजन, ठीक है। और सेकेंडरी सिमेस्थेटिक एरिया का ऐसा हमें काम नहीं पता, लेकिन मे भी जो टेक्टाइल सेंसेशन है, क्यूटेनियस सेंसेशन है, टैपिंग सेंसेशन है स्किन की, उनमें स्किन न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेरिब्रम के स्पेशलाइज एरियाज देख रहे थे। सबसे पहले हमने फ्रंटल लोब देखा था, ठीक है। हमने कहा था लोब वाइज कुछ स्पेशलाइज एरियाज होते हैं। आप भी अपने पास इस तरह टेबल की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। इनका जो अलॉटेड नंबर होता है, ब्रॉडबैंड नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका फंक्शन और इनकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो फ्रंटल लोब में हमने क्या कहा था, वैसे तो मोटर एरिया मेजरली यहाँ पे होता है फ्रंटल लोब में, ठीक है। मोटर में फिर हमने 3 एरियाज पढ़े थे कि हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया होता है, फिर हमने कहा हमारे पास एक सेकेंडरी या प्री मोटर एरिया होता है, ठीक है। थर्ड हमने कहा था हमारे पास सप्लीमेंट्री मोटर एरिया होता है, उनके फंक्शंस देखे थे। फिर फ्रंटल आई फील वाला एरिया वहां पे था, ब्रोकाज एरिया था, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था जो पर्सनालिटी के साथ डील कर रहा था। ब्रोकाज एरिया वर्ड फॉर्मेशन, फ्रंटल आई फील हमें स्कैनिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट जो हमारी आइज की होती है। देन हमने प्राइटल लोब में क्योंकि प्राइटल लोब में जो है वो हमारे पास सेंसरी एरियाज होते हैं, ठीक है, इसको हम सेंसरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास एक प्राइमरी सिमेस्थेटिक एरिया था, देन हमारे पास सेकेंडरी सिमेस्थेटिक एरिया था एंड एसोसिएटेड एरिया था। सही हो गया। अब हम बात करेंगे आज ऑक्सीपिटल लोब की। ऑक्सीपिटल लोब में आपने याद रखना है ये विजुअल सेंसेस के साथ डील करता है, ठीक है। फ्रंटल लोब किसके साथ डील करता है, ये मोटर कॉर्टेक्स एरिया है, ये हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया है, और ये हमारे पास क्या है, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया है। यानी जितनी भी विजुअल इंपल्सेस होती हैं वो ऑक्सीपिटल लोब में आती हैं। अब ऑक्सीपिटल अगर आपको याद हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस था, ठीक है, और हमारे पास क्या था, कैल्कराइन सल्कस था, और ये वाला जो एरिया था ये हमारे पास क्या था, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। अब इस ऑक्सीपिटल लोब में ना हमारे पास 2 मेन एरियाज होते हैं। एक हमारे पास होता है प्राइमरी विजुअल एरिया, ठीक है, जो यूं करके होता है, सही है। ये एरिया 17 होता है, अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे। और इसको जो सराउंड करता है ना एरिया, ठीक है, इसको सराउंड किया हुआ होता है एरिया ने। ये वाला जो एरिया होता है ये हमारे पास एरिया 18 और 19 होता है। सो प्राइमरी विजुअल एरिया बच्चों हमारे पास एरिया 17 है। इस तरह से ये जो हमारे पास कैल्कराइन सल्कस है उसके पोस्टीरियरली पड़ा हुआ होता है, और ये हमारी विजुअल इंपल्सेस के साथ डील करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास वो ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है, राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस एंड कैल्कराइन सल्कस, तो यहाँ पे ना ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास मोस्टली जो है वो ग्रेन्युलर टाइप होता है, यानी इसमें ग्रेन्युलर लेयर होती है, ठीक है, और पायरामिडल सेल्स जो है वो इसमें कम पड़े होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके पास जो एफरेंट आ रही होती है, विजुअल इंपल्सेस आ रही होती है, वो कैसे आती हैं बच्चों, तो वो विजुअल इंपल्सेस जब हम पढ़ेंगे ऑप्टिक नर्व का पाथवे तब बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन हमारा जो रेटिना होता है, ठीक है, आई का जो रेटिना होता है, वहां से जो विजुअल इंपल्सेस होती हैं वो जाती हैं मिड ब्रेन के अंदर सुपीरियर कॉलिकुलस में, ठीक है। सुपीरियर कॉलिकुलस से जो इंपल्सेस होती हैं ना बच्चों, वो जाती हैं लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी ऑफ थैलेमस के पास, ठीक है। थैलेमस के पास ना 2 बॉडीज होती हैं, एक लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी होती है, एक मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी होती है। लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी से ये जो एफरेंट आ रहे हैं हमारे पास, विजुअल एफरेंट फाइबर्स हैं, ये आते हैं, ठीक है। और कहता है कि पहले ये व्हाइट मैटर में एंटर होते हैं, फिर ये फोल्ड होकर हमारे पास ये जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया है ना, यहाँ पे आके फाइबर्स जो हैं वो टर्मिनेट होते हैं। तो इस तरह इसके पास जो फाइबर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी से, जो इंटर्न कहाँ से रिसीव कर रहा है, सेंसरी सुपीरियर कॉलिकुलस से, जो मिड ब्रेन के लेवल पे है। तो ये थोड़ा सा पाथवे होता है, इसको आप मोर डिटेल में पढ़ेंगे ऑप्टिक नर्व में, ठीक है। एक और बात उसने की हुई है कि हमारे पास बच्चों यहाँ पे जो ये इंपल्सेस आ रही होती है ना रेटिना से, जो विजुअल इंपल्सेस आ रही होती है, उनको हम 2 हाफ्स में देखते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है नेजल हाफ और दूसरा हमारे पास होता है टेम्पोरल हाफ। अगेन हम ऑप्टिक नर्व में इसको ज्यादा डिटेल से देखेंगे, लेकिन जो नेजल हाफ वाली फाइबर्स होती है ना वो यूं कॉन्ट्रालेटरली जाती हैं, जबकि जो टेम्पोरल हाफ वाली होती हैं वो इप्सिलेटरली आती हैं। तो यहाँ पे उसने बात मेंशन की हुई है कि हमारे पास ये जो एरिया है, ये जो इसके पास जो एफरेंट्स आ रही हैं वो टेम्पोरल हाफ से जो आ रही हैं रेटिना के, वो इप्सिलेटरल इंपल्सेस हैं, जबकि जो नेजल हाफ से आ रही हैं वो कॉन्ट्रालेटरल हैं। तो वो कॉन्ट्रालेटरल क्यों है, क्योंकि वो इस तरह से करके आती हैं, ठीक है। और इसने बताया हुआ कि जो हमारी आई का रेटिना होता है ना, ठीक है, उस रेटिना में एक स्पेशल एरिया होता है बिल्कुल सेंटर में, जिसे हम बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है। ये जो मैक्यूला ल्यूटिया होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव एरिया यहाँ पे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में होगा वो इसका ये पोस्टीरियर वाला पोर्शन होगा, ठीक है। तो मैक्यूला ल्यूटिया जो है ये हमारे पास किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, परफेक्ट विजन के लिए। तो यहाँ से इंपल्सेस जो जाएंगे परफेक्ट विजन के लिए, उसका रिप्रेजेंटेटिव एरिया ये है। पोस्टीरियर वाला जो इसका साइड है यहाँ पे वो आके टर्मिनेट होंगी, और परफेक्ट विजन में इसका ये पोस्टीरियर रीजन इन्वॉल्व होगा। बाकी जितनी भी रेटिनल इंपल्सेस होती हैं पेरिफेरल से, वो आके यहाँ इंटीरियरली कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में टर्मिनेट करती हैं और हमारी विजन प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर कोई परफेक्ट विजन है, किसी चीज को हमने बहुत जूम करके स्कैन करके देखना है, तो फिर उसमें हमारे पास ये वाला एरिया इन्वॉल्व होता है, पोस्टीरियर पार्ट इसका। तो बस ये कुछ बातें की हुई थी इसने कि नेजल हाफ की इंपल्सेस कॉन्ट्रालेटरली होती हैं, टेम्पोरल हाफ की इप्सिलेटरली होती हैं, और देन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से इसके पास एफरेंट फाइबर्स आते हैं, और मैक्यूला ल्यूटिया से जो फाइबर्स आएंगे फॉर परफेक्ट विजन वो पोस्टीरियर रीजन में आएंगे, और इंटीरियर में पेरिफेरल रेटिनल इंपल्सेस होते हैं।
सो इस प्राइमरी विजुअल एरिया के बाद हमारे पास ये सेकेंडरी विजुअल एरिया आ जाता है। ठीक है, आपको पहले भी बताया कि जो प्राइमरी विजुअल एरिया होता है वो इस तरह होता है और सेकेंडरी विजुअल एरिया ने ना इसको सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है, सेकेंडरी विजुअल एरिया है जिसका ब्रॉड में नंबर होता है 18 और 19। ये जो सेकेंडरी विजुअल एरिया होता है ना बच्चों, इसके पास जो है वो हमारे पास एफरेंट्स कहाँ से आ रहे होते हैं, इस प्राइमरी विजुअल एरिया से भी। ठीक है, प्राइमरी विजुअल एरिया भी इसको एफरेंट्स दे रहा होता है, उसके अलावा ये थैलेमस से भी एफरेंट फाइबर्स दे रहा होता है। और इस सेकेंडरी विजुअल एरिया का काम क्या होता है कि ये जो प्राइमरी विजुअल एरिया से जितने भी एफरेंट्स आ रहे हैं ना, जितने भी विजुअल सेंसेज हैं, उनको ये पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कोरिलेट करता है और फिर रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है। जैसे अगर मैंने एक चीज पहले भी देखी हुई है और जब दोबारा उस चीज को देखूंगी तो सिग्नल्स प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जाएंगे और वहां से कहां जाएंगे, सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में, और ये मैं उसको मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कोरिलेट करेगा और फिर मैं एकदम से कहूंगी कि हाँ ये चीज मैंने पहले भी देखी हुई है। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है इंपल्सेस को जो हमारी न्यू वाली प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के पास आ रही है और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उनको कोरिलेट करना और रिकग्नाइज करने में हेल्प करना। ठीक है, देन हमारे पास वो कहता है कि यही जो हमारे पास सेकेंडरी विजुअल एरिया है ना, इसी में कहीं हमारे पास एक और एरिया एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल आई फील्ड। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब है, ये सारी की सारी सही है। तो यहाँ पे वो एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल आई फील्ड। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल आई फील्ड जो है वो इसी सेकेंडरी विजुअल एरिया के बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, सही है। और इसका क्या काम होता है कि ये हमारी आईज की मूवमेंट, कॉन्जुगेट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब इसको स्टिमुलेट किया गया तो देखा गया कि हमारी आईज जो है वो कॉन्जुगेट मूवमेंट परफॉर्म करती है टुवर्ड ऑपोजिट साइड। लेफ्ट साइड वाला स्टिमुलेट होगा तो आंखें राइट पे जाएंगी, आई बॉल राइट साइड पे टर्न हो जाएगी, और राइट से होगा तो लेफ्ट साइड पे। ठीक है, उसके अलावा ये जो ऑक्सीपिटल आई एरिया ना, इसके बहुत सारे नर्वस कनेक्शंस भी होते हैं, नर्वस पाथवेज के साथ भी इसके कनेक्शंस होते हैं और सुपीरियर कॉलिकुलस के साथ भी होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके परफेक्ट फंक्शन की बात करें तो जब हम किसी चीज को फॉलो कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारी आइज की जो मूवमेंट होती है किसी गाड़ी को या किसी भी हम गाड़ी में जा रहे हैं, कोई सीन देखते जा रहे हैं, किसी चीज को जब हम फॉलो कर रहे होते हैं ना तो हमारी आइज खुद ब खुद मूव करती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो उस टाइम फॉलोइंग किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो करने में ये जो ऑक्सीपिटल आई फील्ड का एरिया है ये इन्वॉल्व होता है ऑब्जेक्ट को फॉलो करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीपिटल लोब था उसके तीनों एरियाज खत्म हो जाते हैं। प्राइमरी विजुअल एरिया जो हमारे पास एरिया 17 है और ये सेकेंडरी जो 18 और 19 है इसको सराउंड करता है और पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हुए और प्राइमरी विजुअल से नहीं आने वाली इंपल्सेस को कोरिलेट करके पर्सन को रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है। प्राइमरी विजुअल में तो आपको पता है विजुअल सेंसेस जाकर टर्मिनेट होती हैं, मैक्यूला ल्यूटिया से भी टर्मिनेट होती है और पेरिफेरल से भी किस तरह से टर्मिनेट होती है और नेजल और टेम्पोरल हाफ से भी किस तरह से आती है, टेम्पोरल से एप्सिलेटरली या नेजल से कॉन्ट्रालेटरली। ये चीज आपने याद रखनी है। देन ऑक्सीपिटल आई फील्ड एरिया है जो कि सेकेंडरी विजुअल एरिया में पे प्रेजेंट होगा और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉलो करने में हेल्प करता है। इसके न्यूरोनल पाथवेज के साथ भी कम्युनिकेशंस या कनेक्शंस होते हैं और सुपीरियर कॉलिकुलस के साथ भी होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी लोब के ऊपर, दैट इज टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं बच्चों के जो टेम्पोरल लोब होता है ना वो हमारे पास ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। ठीक है, उसमें ऑडिटरी सिग्नल्स आके टर्मिनेट होते हैं जिस तरह हमने वहां पे पढ़े, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एक प्राइमरी टेम्पोरल यानी प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है। ठीक है, एक प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है टेम्पोरल लोब में, एक सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया होगा और थर्ड में हमारे पास बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एरिया है वर्निक्स एरिया, क्योंकि इसके सारे लोब्स के साथ कनेक्शन हो रहे होते हैं। किस तरह से हो रहे होते हैं उनको हम देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी ऑडिटरी एरिया की। हम थोड़ा सा यहाँ पे वो एक ड्रॉ कर दूं मैं आपके साथ। तो यूं हमारे पास लेटरल सल्कस होता है। ठीक है, और लेटरल सल्कस के नीचे ये सारे का सारा टेम्पोरल लोब था। ठीक है, इस टेम्पोरल लोब में हमारे पास जो है वो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया होता है ना बच्चों, इसको उसने कहा है कि हम दो पार्ट्स में ना अगर इसको डिवाइड कर लें फर्दर। ठीक है, एक इसमें दो एरियाज होते हैं, 41 एरिया होता है, ठीक है, और 42 एरिया होता है। जो 41 वाला एरिया होता है ना वो ग्रेन्युलर होता है, यानी इसमें ग्रेन्युलर लेयर प्रेजेंट होती है। ग्रेन्युलर लेयर यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट करती है 41 एरिया में, ग्रेन्युलर लेयर वाला एरिया, जबकि 42 जो है वो होमोटिपिकल एरिया है। होमोटिपिकल का मतलब होता है सारी 6 लेयर्स जो है वो यहाँ पे इक्वली प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और 42 का ऐसा कोई काम नहीं होता, इसको इसलिए एसोसिएटेड एरिया भी कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑडिटरी सिग्नल्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं इसका थोड़ा सा बात हम देखेंगे। इनर ईयर से जब ऑडिटरी सिग्नल्स अराइज होते हैं, ठीक है, तो आपने याद रखना है वो इन्फीरियर कॉलिकुलस में जाते हैं मिड ब्रेन के लेवल पे, जबकि विजुअल वाले कहाँ गए थे, सुपीरियर कॉलिकुलस में। इन्फीरियर कॉलिकुलस से ये जाते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के पास, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस के पास। ठीक है, मीडियल से आपने म्यूजिक याद रखना है। ठीक है, म्यूजिक यानी ऑडिटरी सिग्नल्स कहां जाते हैं, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के पास, जबकि विजुअल सिग्नल्स कहां जाते हैं, थैलेमस की लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के पास। ठीक है, और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से फिर जो है वो ये चले जाते हैं फाइबर्स जो हैं इसके अंदर प्राइमरी ऑडिटरी एरिया के पास। यहाँ पे इस तरह इसके पास एफरेंट्स आते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस से गुजर के। अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका एक इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, और एक पोस्टीरियर पोर्शन है। वो बता रहा है कि ये जो इसका इंटीरियर पोर्शन है ये हमारे पास डील करता है लो फ्रीक्वेंसी साउंड के साथ। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी वाली अगर साउंड होंगी तो उसके सिग्नल्स यहाँ टर्मिनेट होंगे, जबकि पोस्टीरियर वाला हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के साथ डील करता है। उसके बाद उसने कहा कि अगर हमारे पास एक भी साइड का ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया डैमेज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड का डैमेज हो रहा है, तो भी दोनों ईयर्स की डेफनेस होगी, दोनों कानों में सुनाई देना बंद हो जाएगा, लेकिन ज्यादा इसका इफेक्ट जो है वो ऑपोजिट ईयर पे ज्यादा
ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड का डैमेज हो गया तो डेफिनेटली लेफ्ट और राइट दोनों पे होगी, लेकिन ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो राइट ईयर पे पड़ेगा। अगेन ये क्यों है, क्योंकि जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है वो दोनों तरफ से फाइबर्स ले रहा होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और उनको लेके आ रहा होता है। और जिस साइड की हमारे पास ये एरिया डैमेज होगा वहां पे ये दोनों तरफ की जो कान है उनकी डेफनेस होगी, लेकिन ज्यादा ऑपोजिट साइड पे होगी। या अपनी चीज याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया की। तो जो हमारे पास सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया है बच्चों, वो प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर टू प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ठीक है। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया के ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये एफरेंट्स ले रहा होता है, एफरेंट फाइबर इस प्राइमरी ऑडिटरी एरिया से भी, और उसके अलावा इसके पास एफरेंट्स आ रहे होते हैं थैलेमस से भी। और इस सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया का काम क्या होता है, इसका काम होता है साउंड को इंटरप्रेट करना, ठीक है। जितनी भी साउंड सुनाई दे रही है उन साउंड्स को इंटरप्रेट करना। और उसके अलावा जब डिफरेंट स्टिमुलस हमें एट अ टाइम आ रहे होते हैं ना, कभी तो हम लेटे हुए आंखें बंद करके हम सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हैं तो उस टाइम सिर्फ ऑडिटरी सिग्नल्स जा रहे हैं, लेकिन अगर हम जाग रहे हैं, हमारी आंखें खुली हुई, हम कोई ड्रामा भी देख रहे हैं, विजुअल स्टिमुलस भी जा रही हैं, सुन भी रहे हैं, ऑडिटरी स्टिमुलस भी हैं, साथ में कुछ और भी कर रहे हैं, या कोई स्मेल भी है, कोई खुशबू भी है, वो सिग्नल्स भी जा रहे हैं। तो जब डिफरेंट स्टिमुलस, सेंसरी स्टिमुलस जा रहे होते हैं ना, तो उस टाइम फिर ये वाला एरिया जरा ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और स्पेसिफिकली ये साउंड की इंटरप्रिटेशन में और उसके साथ जो है वो एसोसिएट हुआ होता है, ठीक है। अब थर्ड में हमारे पास बच जाता है ये जो हमारे पास हम सारे का सारा टेम्पोरल लोब देख रहे थे, ठीक है। इस टेम्पोरल लोब में तो हमने देख लिया प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, सही है। अब यहाँ पे एक और एरिया पड़ा होता है जिसे हम वर्निक्स एरिया बोलते हैं, ठीक है। यूं वो वर्निक्स एरिया पड़ा होता है, ठीक है। अब वो वर्निक्स एरिया में कह रहा है, इस वर्निक्स एरिया के जो कुछ पार्ट है या कुछ रीजन है वो प्राइटल की तरफ भी जा रहा होता है, और कुछ यहाँ पे जो फ्रंटल है ना ऊपर की साइड पे, यहाँ पे हमारे पास फ्रंटल लोब है, ठीक है। फ्रंटल लोब में यहाँ पे पड़ा होता है ब्रोकाज एरिया, सही है। तो ये जो वर्निक्स एंड ब्रोकाज एरियाज है ना, इनके फाइबर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इन फाइबर्स को हम बोलते हैं आर्क्यूएट फेसिकुलस। इनको हम क्या बोलते हैं, आर्क्यूएट फेसिकुलस। ये ब्रोकाज एरिया है जो फ्रंटल लोब में है, और ये वर्निक्स एरिया है जो कहाँ पे है, टेम्पोरल लोब में। जो ब्रोकाज एरिया होता है ना वो वर्ड फॉर्मेशन के साथ डील करता है, और ये ब्रोकाज एरिया सारे के सारे जो मोटर मसल्स है ना, जो स्पीच में हमें हेल्प करते हैं, उनके साथ अटैच होता है। और हम जब बोल रहे होते हैं तो जितने भी मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं, ये उनके साथ अटैच होता है, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन के साथ। जबकि ये जो वर्निक्स एरिया है, ये हमारे पास जो पीछे की तरफ यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब होगी, ठीक है, उससे भी इसके पास फाइबर आ रहे होते हैं। उसके अलावा यानी कि वहां से इसके पास विजुअल स्टिमुलस आ रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो ऑक्सीपिटल लोब है वहां से इसके पास क्या आ रहा है, इसके पास जा रहा है ऑडिटरी, जो ऑक्सीपिटल लोब है वहां से इसके पास आता है विजुअल स्टिमुलस, ठीक है। और जो हमारे पास ये टेम्पोरल लोब है, यहाँ से इसके पास जा रहा है ऑडिटरी स्टिमुलस। तो यानी अगर हम किसी को सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं जब तो यहाँ पे सिग्नल्स जा रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं जैसे मैं बुक को देख रही हूँ तो तब भी सिग्नल्स यहाँ पे जा रहे हैं। और अगर मुझे देख के रीड करना है ना, तो मैं देखने वाले सिग्नल्स भी इस एरिया में जाएंगे, सुनने वाले भी, या किसी को सुन के रिपीट करना है तो वो सिग्नल्स जाएंगे, फिर ये इसके साथ एसोसिएट होगा, मोटर मसल्स एक्टिव होंगे और हम फिर किसी चीज को बोल सकेंगे। तो ये दोनों एरियाज जो है, ये स्पीच एरिया, ये है वर्ड फॉर्मेशन का एरिया, और ये एरिया जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास विजुअल स्टिमुलस भी और जो ऑडिटरी सिग्नल्स हैं उनको भी लेता है, और हमें ओवरऑल हमारी जो मोटर मूवमेंट है किसी चीज को देख के बोलने की या फिर किसी को सुन के बोलने की, रिपीट करने की, उसमें ये वर्निक्स एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारे पास एक दो एरियाज बच जाते हैं। जो सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया था ये हमारे पास एरिया 2 था, ठीक है। एंड पे हम एक टेबल बनाएंगे, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, उसमें सारे ब्रॉडमैन एरियाज सामने एरियाज के लिख दूंगी और साथ फंक्शंस भी लिख लेंगे ताकि रिवीजन आसान हो जाए, ठीक है। अभी तो आप चीज को समझ जाए, ठीक है। इसके अलावा उसने 2-3 और एरियाज बताए हुए, ठीक है। वो कहते हैं हमारे पास एक टेस्ट एरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक टेस्ट एरिया प्रेजेंट होता है जो हमारे पास टेम्पोरल लोब में ही होता है, इसी लोब में टेस्ट एरिया पड़ा हुआ होता है, उसका ब्रॉडमैन नंबर है 43, ठीक है। और वो टेस्ट स्टिमुलस के साथ डील करता है। देन हमारे पास एक वेस्टिब्यूलर एरिया पड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये वेस्टिब्यूलर एरिया जो है वो पोस्ट सेंट्रल गायरस में, यानी जो हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स रीजन है वहां पे प्रेजेंट होता है, और जो हमारी फेस की सेंसेशन है ना उनको रिसीव करता है। और जो हमारा हेड है या फेशियल है, इसके जो सारे का सारा इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस है ना, हमारे हेड ने कितनी डिग्री पे मूव करना है, कितना मूव करना है, उसके साथ ये वेस्टिबुलर एरिया डील कर रहा होता है, पोस्ट सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होता है। एंड देन बच्चों हमारे पास एक इंस्यूलर एरिया है या इंस्यूलर कॉर्टेक्स होता है। ये जो हमारे पास लेटरल सर्कस होता है ना, लेटरल सर्कस के आपको पता है 3 रेमाइज होते हैं। इन रेमाइज को अगर हम हटाएं तो इनके नीचे ना इंस्यूलर एरिया पड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जो इंस्यूलर एरिया है इसमें अगेन इसके इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शंस होते हैं। ज्यादा आपको वैसे भी डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो ग्रेन्युलर होता है और इंटीरियर जो है वो एक ग्रेन्युलर एरिया होता है, सही है। और ये इंस्यूला किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारी किसी भी मूवमेंट को, जो आर्टिकुलेटिंग मूवमेंट्स होती है ना, स्पेशली जो आर्टिकुलेटिंग मूवमेंट्स होती हैं उनकी सीक्वेंसिंग के लिए और उनकी प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये ऐसे विजिबल नहीं होता। अगर आप लेटरल सर्कस को हटाएंगे, उसके ये लिम्स को हटाएंगे, इसके 3 रेमस होते हैं, इनको हटाएंगे तो इसके नीचे ये इंस्यूलर एरिया पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो टेस्ट एरिया, वेस्टिबुलर एरिया, इंस्यूलर एरिया, एंड देन हमने 3 पढ़े हैं ऑडिटरी एरियाज में भी, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया एंड वर्निक्स एरिया। और जो हमने यहाँ पे पढ़ा विजुअल एरिया में, वहां पे हमने प्राइमरी विजुअल एरिया, सेकेंडरी विजुअल एरिया एंड ऑक्सीपिटल आई फील एरिया पढ़ा है। तो ये आपने एक टेबल की फॉर्म
में अपने पास लिखने हैं, इसमें से एमसीक्यूज पिकअप हो सकते हैं, इनके जितने भी अलॉटेड नंबर्स हैं वो याद रखने हैं और इनका फंक्शन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है